आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले हमारे अंतरिक्ष में कहीं पर, जहां पर बहुत सारे धूल के बादल इकट्ठा थे, उसके ठीक बगल में ही एक स्टार का अंत होता है, एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ। विस्फोट में इतनी ताकत थी कि बगल में मौजूद जो धूल कण के बादल थे उनमें इतनी गर्मी और आपस में इतना दबाव बनने लगा कि यही धूल कण आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से एक जगह इकट्ठा होने लगे और इसके बीच में एक बहुत ही स्पेशल पिंड का निर्माण हो गया, एक ऐसे तारे का निर्माण हो गया जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। ये प्रोसेस तो चल ही रहा था, साथ ही साथ इस सूर्य के चारों ओर बड़े बड़े गैस जायंट जैसे जुपिटर, सैटर्न, इन सब का तो निर्माण कर ही रहे थे। साथ ही साथ सूर्य के पास ही ये स्थलीय ग्रह जैसे बुध, पृथ्वी, मंगल, इन सब का भी निर्माण कर रहे थे। क्या हुआ कि क्रम में तीसरे नंबर पर एक बहुत ही स्पेशल ग्रह का निर्माण हो गया जो इस तारे के चारों ओर, जिसे हम सूर्य कहते हैं, उसका चक्कर लगा रहा था। इस ग्रह का नाम था पृथ्वी। बिल्कुल गर्म लावा की तरह तपता हुआ हमारा पृथ्वी अभी मात्र 10 करोड़ साल पुराना भी नहीं हुआ था कि इसी नए नए बने सोलर सिस्टम का एक ग्रह जिसका नाम था थिया, ये पृथ्वी के बगल में ही था, वो आकर सीधे पृथ्वी से टकरा जाता है। टकराने की वजह से पृथ्वी से बहुत सारा मलबा अब अंतरिक्ष में घूमने लगा था। समय बीतता गया, यही मलबा और ये थिया ग्रह एक नया पिंड बना लिया और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जिसे आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अभी बस कुछ करोड़ साल बीते ही थे कि पृथ्वी के कोर की वजह से पृथ्वी के चारों ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो चुका था, जिसके वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक सोलर विंड्स पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। अब पृथ्वी को जन्मे 45 से 50 करोड़ साल हो गए थे। अचानक से सौर मंडल के किसी बहुत दूर के इलाके से पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे एस्टेरॉयड्स और मीटियोर का बम्बार्डमेंट होने लगा। ये जो पत्थर, एस्टेरॉयड वगैरह, ये सब जो पृथ्वी से टकरा रहे थे, ये अपने साथ पृथ्वी पर बहुत सारे वाटर को भी लेके आए। क्या था? इनके ऊपर जमी हुई बर्फ थी। और ये प्रोसेस, जिसे लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं, ये न केवल पृथ्वी पर हुआ, ये चंद्रमा पर भी हुआ। और ये 1-2 साल नहीं, 1-2 करोड़ साल नहीं, बल्कि 30 करोड़ साल तक का प्रोसेस रहा ये। इसी कारण से पृथ्वी पर भी पानी आया और अंदाजा लगाया जा रहा है कि चंद्रमा पर भी बहुत सारा वाटर का रिजर्व हो सकता है बर्फ के रूप में, इसी लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से। जानते हैं, हमारी पृथ्वी लगभग 460 करोड़ साल पुरानी है। अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास को 4 भागों में तोड़ दिया है और इसे नाम दे दिया है इयॉन का। 4 इयॉन से मिलकर पृथ्वी का पूरा इतिहास आप जान लोगे। जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से लेकर 60 करोड़ साल के इतिहास को हैडियन इयॉन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अभी अभी हमने जान लिया है। कब तक? जब तक पृथ्वी पर लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट हो रहा था तब तक हैडियन इयॉन का टाइम रहा। फिर उसके बाद आता है आर्कियन इयॉन जो कि 1.5 अरब साल तक चला। उसके बाद आया प्रोटेरोजोइक इयॉन जो कि 2 अरब साल तक चला। फिर आता है हमारा आज का, जिसमें हम जी रहे हैं, फेनेरोजोइक इयॉन, जो कि अभी तक पिछले 54-55 करोड़ साल से चल रहा है। सबके बारे में जान लेंगे। अभी बस हम एक ओवरव्यू ले लिए हैं पृथ्वी के निर्माण के बारे में। आज से लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म होता है, जब जन्म से लेकर 60 करोड़ साल तक पृथ्वी पर केवल विनाश ही विनाश। जन्म से लेकर पृथ्वी के 60 करोड़ साल तक के इतिहास को हैडियन इयॉन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आर्कियन इयॉन, फिर आता है प्रोटेरोजोइक इयॉन और फिर आता है आज का फेनेरोजोइक इयॉन। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के 3.5 अरब साल के इतिहास को, जो कि आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इयॉन में आते हैं, उनको हम जान लेंगे। पृथ्वी के शुरुआती 60 करोड़ साल के इतिहास को हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। अब हम जानेंगे आर्कियन इयॉन के बारे में। देखिए, पृथ्वी के जन्म के 60 करोड़ साल बाद भी लगातार एस्टेरॉयड और मीटियोर पृथ्वी से टकरा रहे थे, जो पृथ्वी पर बाहर से पानी को ला रहे थे बर्फ के रूप में। 20 करोड़ साल बाद जब पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी हो गया था, समुद्र हो गया था, तब समुद्र के अंदर हाइपोथर्मल वेंट के पास कहीं पर, जहां पर मिनरल्स, गर्मी, पानी की व्यवस्था और सूर्य की किरण ये सब थी, वहां पर जन्म होता है पृथ्वी पर जीवन के पहले फॉर्म का, जो कि था फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये क्या थे? ये समुद्र में तैरते हुए कुछ न्यूक्लियोटाइड्स थे जो कि आपस में जुड़कर
आरएनए का निर्माण कर लेते हैं। इसी टाइम फ्रेम में ही पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण होने लगा। अब टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी भी चालू हो चुकी थी। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे जो आरएनए बना लिए थे, वो अब पृथ्वी पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लिए थे कुछ करोड़ों साल बाद, जिसे नाम दिया गया लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो कि थे आर्किया और बैक्टीरिया। ये जो आर्किया है ये गर्म से गर्म टेम्परेचर और ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में भी रह सकते थे, और ये जो बैक्टीरिया है ये सूर्य की किरण से और वातावरण में मौजूद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर जैसे गैसेस की मदद से एनर्जी बनाते थे और ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर एक्सक्रीट करते थे। इन बैक्टीरिया को साइनो बैक्टीरिया का नाम दिया गया, और आपको तो पता ही होगा उस समय ऑक्सीजन पृथ्वी पर था ही नहीं। ये साइनो बैक्टीरिया पृथ्वी पर मौजूद इन ग्रीन हाउस गैसेस को यूज करके एनर्जी तो बनाते ही थे, साथ ही साथ बहुत ही लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन पृथ्वी के वातावरण में छोड़ भी रहे थे, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, पृथ्वी के क्रस्ट पर मौजूद जो आयरन के एटम थे वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर और सरफेस पर ही मौजूद सिलिका के एटम के साथ कंबाइंड होकर अर्थ के क्रस्ट पर ही बैंडेड आयरन ओर का निर्माण करने लगे थे। मतलब एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर में पृथ्वी पर परत दर परत आयरन के ओर यानी आयरन के अयस्क अब पृथ्वी पर जमा होने लगे थे। ये बात तो आपको पता ही होगा कि लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लग जाती है। ठीक ऐसा ही आज से 3-3.5 अरब साल पहले हो रहा था। जैसे जैसे ये साइनो बैक्टीरिया वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते जा रहे थे, ये अपने लिए भी खतरा बनाते ही जा रहे थे, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म था ये पूरी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस पर ही डिपेंडेंट था। जब वातावरण में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो ये ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवेबिलिटी खो चुका था अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन की वजह से। और आज से लगभग 2 अरब से 2.1 अरब साल पहले एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है कंपैरेटिवली पृथ्वी के जन्म के समय के वातावरण के मुकाबले। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं, और इसी इवेंट के वजह से ही ये साइनो बैक्टीरिया पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। इसीलिए इसे ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफी के नाम से भी जानते हैं, और ये पृथ्वी पर पहला मास एक्सटिंक्शन था। इसी इवेंट के साथ ही पृथ्वी पर आर्कियन इयॉन का अब अंत होता है और शुरू होता है पृथ्वी पर प्रोटेरोजोइक इयॉन का। इसमें क्या होता है, जैसे ही ये प्रोटेरोजोइक इयॉन की शुरुआत होती है पृथ्वी पर अब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर अब कम होने लगता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस भी अब कम हो जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब पूरी की पूरी पृथ्वी एक बर्फ के गोले में तब्दील हो जाती है, जो कि पृथ्वी पर पहला आइस एज होता है। इसे कहते हैं हुरोलियन ग्लेशिएशन। ये हुरोलियन ग्लेशिएशन 20 से 30 करोड़ साल तक चलता है, और इसमें लाइफ मानो थम सी जाती है। धीरे धीरे पृथ्वी पर वातावरण अब शांत होता है, बर्फ पिघलना शुरू होती है, और पृथ्वी पर अब 1 अरब साल का बहुत ही बोरिंग साल होता है, जहां पर पृथ्वी पर कोई भी एक्टिविटी बहुत ही स्लो होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने इस बोरिंग टाइमलाइन को पृथ्वी का बोरिंग बिलियन का नाम दिया है, जिसमें 1 अरब साल तक पृथ्वी पूरी तरीके से बोरिंग अवस्था में चली जाती है। बर्फ पिघलता है बहुत ही धीरे धीरे रफ्तार से। पृथ्वी पर समुद्र फिर से तो आ ही जाता है, लेकिन अब कुछ बहुत ही यूनिक होने वाला है। ये आर्किया और बैक्टीरिया अभी भी पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे थे। समुद्र के नीचे क्या होता है, ये आर्किया इन बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती हैं, मतलब इन्हें खा लेती हैं और अपने अंदर ही स्टोर करके रख लेती हैं। ये बैक्टीरिया इन आर्किया को एनर्जी प्रोवाइड करा के देता है, और आर्किया बैक्टीरिया को अपने अंदर सुरक्षित करके रखता है। यहाँ से पृथ्वी पर एक बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होने वाली थी। पृथ्वी पर ऐसे जीवों की शुरुआत जिनके सेल्स में न्यूक्लियस था, डीएनए के चारों ओर एक मेम्ब्रेनस लेयर थी। ऐसे सेल्यूलर जीव को यूकैरियोटिक जीव का नाम दिया गया, और यहीं से यूकैरिया का जन्म होता है। हम जितने भी मनुष्य देखते हैं, बाकी के एनिमल्स, पौधे, पेड़ पौधे, ये सब मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव ही होते हैं, और यूकैरियोटिक की शुरुआत यहीं से होती है। अब देखिए, सूर्य से हमेशा अल्ट्रा वायलेट रेस पृथ्वी पर तो आती ही रहती हैं, लेकिन आज के समय में हमारे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की लेयर है, जो हमेशा हमारे पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती रहती है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। जैसे जैसे प्रोटेरोजोइक इयॉन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये बढ़े हुए
ऑक्सीजन पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर पर भी बढ़ते चले गए और सूर्य की किरणों से रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन अब ओजोन में कन्वर्ट हो गए थे और चारों ओर पृथ्वी को ढक लिए थे। और यहाँ से शुरुआत होता है जीवों को अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा मिलने की। इससे पहले अधिकतम जीव समुद्र के अंदर ही रहते थे, जिससे उन्हें अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा मिलती थी। अब धीरे धीरे जीव जो कि समुद्र में पनप ही रहे थे, अलग अलग फॉर्म में बन ही रहे थे, वो प्लेनेट अर्थ के जमीन पर भी आना शुरू कर रहे थे। और अब समुद्र के अंदर ही मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स जीव भी इवॉल्व होना शुरू कर चुके थे। और 55 करोड़ साल पहले ये प्रोटेरोजोइक इयॉन भी अब खत्म होता है और शुरू हो जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम सब अभी भी जी रहे हैं, फेनोरोजोइक इयॉन का समय, जिसे हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। हमने पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए इन्हें 4 महाकल्पों में बांट दिया है, जिसे इंग्लिश में हम इयॉन कहते हैं। शुरुआत के 3 इयॉन्स को हमने पिछले के वीडियोस में जान लिया है। आज इस वीडियो में हम जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण इयॉन है, सबसे महत्वपूर्ण महाकल्प फेनोरोजोइक इयॉन, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो पिछले 55 करोड़ साल से चल रहा है। शुरुआती 4 अरब साल में पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कहीं पर साइनोबैक्टीरिया का जन्म होता है, कहीं पर किसी समय में, किसी टाइम फ्रेम में पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उद्भव होता है, तो कहीं पर पृथ्वी एक बर्फ के गोले में तब्दील हो जाती है। लेकिन कमाल तो पृथ्वी पर 4 अरब साल बाद होता है, जब फेनोरोजोइक इयॉन की शुरुआत होती है। फेनोरोजोइक इयॉन को अध्ययन करने के लिए हमने इन्हें 3 एराज में बांट दिया है। पहला एरा है पैलियोजोइक एरा, दूसरा मीजोजोइक एरा और तीसरा सीनोजोइक एरा। आज इस वीडियो में हम 25 करोड़ साल लंबे इस पैलियोजोइक एरा को पढ़ेंगे, जिसे फर्दर आगे अध्ययन करने के लिए साइंटिस्ट्स ने इसे 6 पीरियड में बांट दिया है। शुरुआती पीरियड कैम्ब्रियन से हम शुरुआत करेंगे। पृथ्वी पर जब 4 अरब साल बीत गए, तब पृथ्वी पर चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन फैल चुका था। समुद्र में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन था उस समय। पिछले के कुछ करोड़ साल में जब पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन आया था, तो धीरे धीरे पृथ्वी पर पहली बार सेल के अंदर न्यूक्लियस वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जन्म ले चुके थे। यही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़ कर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का अब निर्माण करने वाले थे। वैसे भी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीज जैसे कई सारे मिनरल्स पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में आ चुके थे। बस अब क्या था, पृथ्वी पर चारों ओर अब मल्टी सेल्यूलर जीव छा गए थे। हर तरफ देखो तो बस समुद्र में विचित्र जैसे दिखने वाले जीव पृथ्वी पर रूल कर रहे थे। ये पृथ्वी पर पहले एनिमल्स थे। साइंटिस्ट्स ने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड को नाम दिया है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का। इससे पहले, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले पृथ्वी पर न तो कोई जानवर था, न ही पेड़ पौधे थे। इसी टाइम पर ही ग्रीन एल्गीज भी इवॉल्व हुई समुद्र के अंदर। और ये पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड, पृथ्वी पर लगभग 5 करोड़ साल तक चला, जिसमें अलग अलग जीव धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। उसके बाद आता है ऑर्डिविशियन पीरियड। आपने कभी गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का नाम सुना है? जिस जमीन के टुकड़े में हमारा भारत, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, वो पहली बार पृथ्वी पर फॉर्म होता है। और अब कैम्ब्रियन पीरियड में जो एल्गीज समुद्र पर थी, वो धीरे धीरे अब सागर के तट पर मौजूद नमी की वजह से सागर के तट पर भी पैदा होना शुरू हो गई थी। और ये पहली बार हुआ था कि जमीन पर कोई जीवित ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा था। यहीं से पृथ्वी पर पेड़ पौधे की जन्म की शुरुआत होने वाली थी। पृथ्वी पर चारों ओर हरी हरी ग्रीन एल्गीज, जिसे हम काई कहते हैं, वो फैल चुकी थी। और अब यही एल्गीज धीरे धीरे इवॉल्व होकर घास और छोटे छोटे पौधे बनने वाली थी। पृथ्वी पर इतना ज्यादा ग्रीन एल्गी फैल जाने की वजह से पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस की मात्रा भी अब कम होने लगी थी, जिससे पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर कम होने लगा। इतना कम होने लगा कि पृथ्वी पर दूसरा आइस एज आ गया। पृथ्वी बस चारों तरफ से बर्फ से ढक गई थी और इसे नाम दिया गया ऑर्डिविशियन ग्लेशिएशन का। जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बर्फ हो गई, तो समुद्र भी धीरे धीरे जमने लगा और समुद्र के तट से पानी धीरे धीरे श्रिंक होकर पीछे की ओर हटने लगा, क्योंकि समुद्र तो धीरे धीरे जमकर अब ऊपर उठने लगा था। ऐसे कंडीशन में समुद्र के तट के पास जो जीव और मछलियां थी, जो अभी 4-5 करोड़ साल पहले ही इवॉल्व हुई थी, वो समुद्र के सिकुड़ जाने के कारण से बहुत भारी संख्या में मर गई और पृथ्वी पर दूसरा मास एक्सटिंक्शन देखा गया, जब पृथ्वी पर से लगभग 70-80% जानवर खत्म हो चुके थे, जिसे नाम दिया गया ऑर्डिविशियन एक्सटिंक्शन का। 4.5 करोड़ साल तक चला यह ऑर्डिविशियन पीरियड अब खत्म होता है और शुरू होता है
सिल्यूरियन पीरियड, जो कि चला था लगभग 5 करोड़ साल तक। इस पीरियड में क्या होता है, बर्फ जब धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है, उसके बाद पृथ्वी पर मानो घास के चारों तरफ मैदान ही मैदान हो गए थे। पहली बार पृथ्वी पर धीरे धीरे पेड़ भी अब एवोल्यूट होने लगे थे। घास अब धीरे धीरे पौधे और पौधे धीरे धीरे पेड़ में इवॉल्व होना शुरू हो रहे थे। कई वैरायटी किस्म की मछलियां अब समुद्र में देखी जाने लगी थी और पृथ्वी पर पहली बार पहाड़ों का निर्माण होने लगा था। 5 करोड़ साल तक चला सिल्यूरियन पीरियड खत्म होने के बाद शुरू होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड जिसे कहते हैं डेवोनियन पीरियड। इस पीरियड में पृथ्वी पर पहली बार पेड़ भी अब देखे जाने लगे। ऐसे वैसे पेड़ नहीं, बिल्कुल 30-30 मीटर लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़। पृथ्वी पर पहली बार 4 लिम्ब वाले एनिमल्स डेवलप हो चुके थे समुद्र के अंदर। ये मछलियां ही थी जिनके 4 लिम्ब अब एवोल्यूट हो चुके थे, 2 आगे हाथ और 2 पीछे पैर। ये बहुत बड़ी घटना थी। देखिए, पृथ्वी पर जीवन तो पनप ही रहा था, साथ ही साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी भी हो रही थी। प्लेट्स आपस में टकरा भी रहे थे प्लस स्प्लिट भी हो रहे थे। ऐसे कंडीशन में समुद्र के अंदर चारों ओर टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से मिनरल्स की मात्रा और ज्यादा बढ़ने लगी और इसी कंडीशंस का फायदा उठाकर पहली बार ऑक्सीजन को अपना भोजन बनाने वाला बैक्टीरिया समुद्र में पनपता है। ये इतना ज्यादा समुद्र से ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है, इतना ज्यादा ऑक्सीजन ये कंज्यूम करता है कि समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अब बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जब समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तब पृथ्वी पर आता है तीसरा मास एक्सटिंक्शन, जिसमें 70% एनिमल्स जो कि समुद्र के अंदर थे, उस समय तो अधिकतम जीव समुद्र के अंदर ही थे, वो खत्म हो चुके थे। और जब समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई, तब एक बहुत ही स्पेशल मछली जिसके 4 लिम्ब थे, 2 छोटे छोटे हाथ थे और 2 छोटे छोटे पैर थे, वो धीरे धीरे करके समुद्र के बाहर आती है सांस लेने के लिए। फिर समुद्र में जाती है, तैरती है, फिर बाहर आती है, सांस लेती है। धीरे धीरे करते करते पृथ्वी पर पहली बार लैंड एनिमल्स का अब आगमन होने वाला था। ये जो स्पेशल मछली है जो बार बार आती है सांस लेने के लिए जमीन पर, इसे नाम दिया गया टिक्टालिक का। टिक्टालिक जब बार बार समुद्र के बाहर आती सांस लेने के लिए, तो नेचर ने इसी मछली के अंदर एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर था हमारे आज के फेफड़े के। पृथ्वी पर पहली बार अब लंग लाइक स्ट्रक्चर अब डेवलप होने वाला था। 6 करोड़ साल बाद जब डेवोनियन पीरियड खत्म हो गया, तब चालू होता है कार्बोनिफेरस पीरियड, जो कि चला था लगभग 4.7 करोड़ साल तक। यही टिक्टालिक मछली जो कि धीरे धीरे जमीन पर आ रही थी, इवॉल्व होकर जमीन पर पहली बार टेट्रापॉड यानी 4 पैरों पर चलने वाले जीव में एवोल्यूट हो गई। और इसी की वजह से ही पृथ्वी पर अब पहली बार एम्फीबियंस, जो कि पानी में भी रहते थे और जमीन पर भी रह सकते थे, ऐसे जीव डेवलप हो गए। और इसी एम्फीबियंस की वजह से ही पृथ्वी पर पहली बार रेप्टाइल्स का भी जन्म होता है, जैसे मगरमच्छ हो गया, कछुआ, सांप वगैरह, ये सब भी अब जन्म लेना शुरू कर दिए थे। इस पीरियड में पृथ्वी पर पहली बार उड़ने वाले जीव भी डेवलप हुए, जैसे मक्खी वगैरह। लेकिन आपको ये बता दें कि इस पीरियड में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लगभग 35% तक थी, ऐसा साइंटिस्ट्स ने अध्ययन करके बताया है। ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बहुत ज्यादा होने के कारण से 6 फुट लंबे सेंटीपीड्स, 6 फुट लंबे बिच्छू, ये सब इस काल में देखा जाना बहुत ही आम बात थी। जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी, तो ये जो नए नए जमीन पर पेड़ पौधे एवोल्यूट हुए थे, वो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण से जलकर धीरे धीरे खाक होने लगे थे। जंगलों में बहुत ज्यादा आग लगती थी उस समय, इसीलिए जो उस जमाने में जो पेड़ जलकर खाक हुए थे, वो धीरे धीरे जमीन के नीचे दब गए और आज के समय में हम उन्हें कोयला कहते हैं, कोल कहते हैं, जिसके वजह से ही हम न जाने कितने पावर प्लांट को चला रहे हैं। उसके बाद 4.7 करोड़ साल बाद जब कार्बोनिफेरस पीरियड खत्म होता है, तब शुरू होता है पैलियोजोइक एरा का लास्ट पीरियड, जिसे कहते हैं पर्मियन पीरियड। इस पीरियड में पृथ्वी की जो जमीन है वो आपस में जुड़कर टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी के कारण से एक बहुत ही बड़ा लैंड मास बनाती है, जिसे पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया। पृथ्वी पर चारों तरफ लैंड एनिमल्स अब फैल चुके थे। अब 4 पैरों पर चलने वाले जीव, हम मैमल्स जैसे गाय हो गई, हम मनुष्य हो गए, बंदर हो गए, इन सब के जो पूर्वज हैं साइनेप्सिड्स, पहली बार पृथ्वी के जमीन पर देखे गए। साथ ही साथ डायप्सिड्स भी देखे गए, जो आगे चलकर डायनासोर्स में एवोल्यूट होने वाले थे। लेकिन नेचर को ये सब चीजें बहुत ज्यादा रास नहीं आई। नेचर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगी, वोल्केनिक एक्टिविटी जैसे बहुत सारी एक्टिविटी। इन सब एक्टिविटी की वजह से पृथ्वी पर बहुत ज्यादा विनाश हुआ और पृथ्वी पर चौथा मास एक्सटिंक्शन देखा गया, जो कि सबसे भयानक था और सबसे बड़ा था। इस मास
एक्सटिंक्शन में लगभग 96% एनिमल पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, उनकी डेथ हो गई। इस चौथे मास एक्सटिंक्शन को नाम दिया गया पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन का, और यहीं पर आकर फेनेरोजोइक इयॉन का पैलियोजोइक एरा अब खत्म होता है और शुरू होने वाला था अब डायनासोर्स का समय, जो कि पृथ्वी पर चारों तरफ राज करने वाले थे करोड़ों करोड़ों साल तक। आज इस वीडियो में हमने 25 करोड़ साल के इतिहास को जाना है पृथ्वी के। अब हम जानेंगे आगे डायनासोर्स के इतिहास को। देखिए, जब ये पैलियोजोइक एरा खत्म हो रहा था उसी समय एक बहुत बड़ा प्रलय आता है पृथ्वी पर। इतना बड़ा प्रलय कि इस प्रलय में लगभग 96% एनिमल जो उस समय जीवित थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए, उनका नामो निशान पृथ्वी पर से खत्म हो गया था। ये लगभग आज से 25 करोड़ साल पुरानी बात है। 28 करोड़ साल जब इस फेनेरोजोइक इयॉन के बीच जाते हैं, यानी ये जो पैलियोजोइक एरा है वो जब खत्म होता है, तब शुरू होता है मीजोजोइक एरा, जिस एरा में धीरे धीरे डायनासोर्स का जन्म होता है। ये जो मीजोजोइक एरा है ये भी लगभग 18 से 19 करोड़ साल तक चला था, कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए इस इतने लंबे 18 करोड़ साल के इतिहास को समझने के लिए हमें इसे फर्दर 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला पीरियड इसका है ट्रायसिक पीरियड, दूसरा है इसका जुरासिक पीरियड, और तीसरा पीरियड है इसका क्रिटेशियस पीरियड। आज इस वीडियो में हम क्या काम करते हैं, मीजोजोइक एरा के इस ट्रायसिक पीरियड को थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ही ये ट्रायसिक पीरियड शुरू होता है, बहुत ही भयानक पृथ्वी के चारों ओर प्रलयंकारी माहौल होता है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ही साल पहले ही एक बहुत बड़ा विनाश आया रहता है। 96% एनिमल मर जाते हैं इस पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन में, और पूरे पृथ्वी का ये सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था। अब तक पृथ्वी के इतिहास में जितने भी एक्सटिंक्शन हुए हैं उनमें सबसे खतरनाक था ये। चारों ओर बस गर्मी ही गर्मी थी, इतने ज्यादा ज्वालामुखी फट गए थे कि चारों ओर बस गर्मी हो गई थी, सारे जीव मिट गए थे। कुछ जानवर स्वयं को बचाने के लिए जमीन के नीचे, जमीन को खोद कर नीचे किसी तरीके से सरवाइव किए। लाखों लाखों साल तक अपने आप को बचाए रखने के लिए जानवरों ने खुद को जमीन के अंदर ही छुपाए रखा। सारे पेड़ पौधे भी धीरे धीरे खत्म हो गए थे इस मास एक्सटिंक्शन में। कुछ लाख साल बीतते हैं, धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर दोबारा से कूल डाउन होता है। पृथ्वी पर चारों ओर फिर से घास होने लगती है, कहीं कहीं पेड़ पौधे उगने लगते हैं। फिर से पृथ्वी पर जीवन सदाबहार के रूप में फैल जाता है। एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो कि पृथ्वी पर एक साथ जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि उस समय कोई भी इंडिया नहीं था, कोई भी ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कुछ नहीं था। एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था जिसे पैंजिया कहते हैं। वो अब टूटकर कई टुकड़ों में विभक्त होकर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। जिम्नोस्पर्म फ्लोरा, पेड़ पौधे, ये सब उगना शुरू हो गए थे। इक्थियोसॉरस और नोटोसॉरस जैसे कई मरीन जानवर अब डोमिनेंट प्रीडेटर के रूप में समुद्र और जमीन पर भी, जो कि रेप्टाइल थे, वो अब राज करने लगे थे। और हम सभी मैमल्स का जो सबसे बड़ा एंसेस्टर है साइनेप्सिड्स, अब पृथ्वी पर कॉमन हो गए थे। लेकिन एक सबसे बड़ा स्पॉटलाइट जाता है आर्कोसॉरस नाम के एक जानवर पे, जो कि जमीन पर पूरी तरीके से फैल गया था। एक रेप्टाइल था ये, और ये रेप्टाइल एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला था धरती के इतिहास में, क्योंकि यही रेप्टाइल आर्कोसॉरस धीरे धीरे इवॉल्व होकर क्रोकोडाइल्स, टेरोसॉरस और डायनासोरस में इवॉल्व होने वाला था। धीरे धीरे टेरोसॉरस, जो कि धरती पर पहला ऐसा जानवर था जिसके पंख थे और वो उड़ सकता था, वो इवॉल्व हो गए। पर अभी भी धीरे धीरे इस जानवर का एक अलग ही स्पीशीज डेवलप होने ही वाला था। और जब ये ट्रायसिक पीरियड खत्म होने ही वाला था, ये आर्कोसॉरस अब एक ट्रू डायनासोर्स का रूप लेना शुरू कर दिए थे। अर्ली डायनासोर्स जो कि कई तरीके के रूप में डाइवर्सिफाई हो चुके थे। एक था हेरेरोसॉरस, एक था इयोरैप्टर और एक था स्टारिकोसॉरस। ये सब एक बाइपेडल डायनासोर थे जो कि धीरे धीरे उस डायनासोर्स का रूप लेने वाले थे जिनको हम फिल्मों में देखते हैं, या जिनके बहुत ही बड़े बड़े फॉसिल्स मिले हैं दुनिया के वॉरियस कॉन्टिनेंट्स में। कुछ हर्बीवोरस थे तो कुछ लंबी सी गर्दन वाले घास फूस खाने वाले डायनासोर्स थे। अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशन में रहने के कारण से तरह तरह के डायनासोर्स अब इवॉल्व हो चुके थे। धरती ने पहली बार डायनासोर्स के आगमन को विटनेस किया, लेकिन प्रकृति को बहुत ज्यादा दिन तक ये सब चीजें रास नहीं आई। और जैसे ही ट्रायसिक पीरियड खत्म होने ही वाला था, वैसे ही एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन फिर होता है। फिर से पृथ्वी पर 70% एनिमल जो कि मौजूद थे उस समय, वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे।
क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ ढंग से नहीं पता है, लेकिन फिर से वैज्ञानिकों का यही कहना है कि बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि उस समय धरती के जो प्लेट्स हैं वो लगातार मूवमेंट कर ही रहे थे, टकरा रहे थे, तो कहीं स्प्लिट हो रहे थे। पर ऐसा नहीं है कि सारे जानवर इसमें खत्म हो गए थे, बहुत से अपने आप को बचा ले गए, वही सर्वाइवल का टेक्निक अपनाकर, कहीं छुपकर, खुद को बचाकर, खुद को प्रकृति के अनुसार अडेप्ट करके। एक रिकैप लेते हैं आज से 25 करोड़ साल पहले, जब ट्रायसिक एरा की शुरुआत हुई थी, उस समय एक बहुत ही स्पेशल जानवर जिसे कहते थे आर्कोसॉर्स, वो डायनासोर्स में तब्दील हो गए थे। कुछ शाकाहारी डायनासोर्स में तो कुछ मांसाहारी डायनासोर्स में। एक उड़ने वाला टेरोसॉरस भी इन्हीं से ही इवॉल्व हुआ था, और मगरमच्छ के पूर्वज भी इन्हीं से ही इवॉल्व हुए थे। हमारे पूर्वज जो कि मैमल्स थे, साइनेप्सिड्स, वो अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व कर लिए थे, बिल्कुल छोटे से, जमीन के अंदर रहते थे वो, उन्हें मैमिलियो फॉर्म के नाम से जानते थे। उस समय ये सब हो चुका था, लेकिन क्या था ना, आज से 20 करोड़ साल पहले हमारे जमीन के टुकड़े में भी बहुत सारे हलचल हो रहे थे। पहले केवल एक ही जमीन का टुकड़ा था, आज से 20-25 करोड़ साल पहले, जिसका नाम था पैंजिया। उस बड़े से जमीन के टुकड़े में बहुत सारा हलचल हुआ, ऐसा हलचल हुआ, स्प्लिट होने लगे उसमें, कि इतना भयानक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ पृथ्वी पर कि उस समय जितने भी डायनासोर्स जो इवॉल्व हुए थे, शाकाहारी मांसाहारी कुछ भी, उनमें से 80% जानवर तो विलुप्त हो गए थे। जैसे ही विलुप्ति हुई इन सब जीव का, बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन फिर होता है। उसके बाद शुरू हो जाता है पृथ्वी पर वो एरा जिसमें डायनासोर्स ने पूरे पृथ्वी भर में उपद्रव मचा रखा था। जी हाँ, जिनके नाम पर आपने बहुत सारी फिल्में भी देख रखी हैं। नाम है उसका जुरासिक पीरियड। जब पृथ्वी पर जुरासिक पीरियड की शुरुआत होती है, तब तक जो पिछले डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे, उनमें से केवल थेरोपॉड्स जो कि मांसाहारी थे, और सौरोपॉड्स जो कि शाकाहारी थे, और उड़ने वाले टेरोसॉर्स और डायनासोरियन आर्कोसॉर्स, बस वही जीवित थे डायनासोर्स की फैमिली में। और मैमल्स में हमारे चूहे जैसे छोटे से दिखने वाले मैमिलियो फॉर्म तो जीवित थे ही। अब इन्हीं सब कुछ बचे हुए जीवों से पृथ्वी पर दोबारा से जीवन शुरू होने वाला था। जैसे ही जुरासिक पीरियड की शुरुआत होती है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है उस समय, इसलिए सारे जीव खुद को इस तरीके से इवॉल्व कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए कि उन्हें कम से कम ऑक्सीजन में अपना काम चलाना पड़े। छोटा सा शरीर हो गया था सबका, ताकि कम से कम भोजन, कम से कम ऑक्सीजन में अपना गुजारा कर सकें। ये जो मांसाहारी थेरोपॉड्स थे, उन्होंने स्वयं को डायलोफोसॉरस, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर थे उस जमाने के, छोटे से ही थे, बहुत ज्यादा छोटे नहीं थे, पर इतने बड़े थे कि सामने वाले को अपने प्रेजेंस मात्र से ही डरा दे। इनके गले से एक बहुत ही जहरीला तत्व निकलता था, किसी के भी ऊपर उगल कर ये उसे अधमरा करके बहुत ही बुरी तरीके से खाते थे। और ये कोइलोफाइसिस, ये तो और भी खतरनाक था। इसके दांत इतने पैने थे कि किसी भी शाकाहारी जानवर के तो ये हड्डी भी चबा जाता था। और ये सौरोपॉड्स एक वोल्केनोडॉन नाम के डायनासोर्स में इवॉल्व हो गए थे। ये उस समय भी घास फूस और प्लांट्स ही खाते थे, इसीलिए बड़े ही प्यारे से थे। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे मैमल्स, उन्होंने अपने आप में एवोल्यूशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझ लिया था। कुछ मिलियन साल बाद चारों ओर पृथ्वी पर पेड़ पौधे घास दोबारा से हो गए थे। मैमल्स को अपना पेट भरना ही था, घास फूस खाना ही था, तो उनको अब यही कारण रहा कि धीरे धीरे इन टेरोसॉर्स की संख्या कम होने लगी, और ये कुछ मिलियन साल बाद इसी जुरासिक पीरियड में ही एक्सटिंक्ट भी हो गए। लेकिन क्या है ना, पृथ्वी को जन्मे करोड़ों करोड़ों साल हो चुके हैं, इनफैक्ट अरबों अरबों साल हो चुके हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, उसमें उसका ऑर्बिटल शेप भी बदलता रहता है पीरियड्स में। जुरासिक पीरियड में एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी पर सूरज की लाइट मात्र 70 to 75% ही पड़ रहा था। ऐसे कंडीशन में पोलर रीजन में बहुत ज्यादा बर्फ जमने लगती है। ऐसे कंडीशन में जो जीव, चाहे वो डायनासोर्स हो चाहे मैमल्स के पूर्वज हो, वो जो भी ऐसे एरिया में थे, उन्होंने खुद को उसी वातावरण के अनुसार इवॉल्व करना शुरू कर दिया था। डायनासोर्स इतने ठंडे वातावरण में खुद को सरवाइव करने के लिए नए नए टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर दिए थे। जैसे ये कोइलोफाइसिस डायनासोर है, इसने खुद को ठंडे वातावरण में इवॉल्व करने के लिए अपने ऊपर पंखों को उगाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इनमें ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होने लगे जो इनके बॉडी के हीट को बचाए भी रखे, प्लस ये उड़ भी सकें। और धीरे धीरे यही डायनासोर्स कोइलोफाइसिस दुनिया में पहले ऐसे जीव बने जो उड़ सकते थे, दुनिया में पहले ऐसे जीव बने जो आज मॉडर्न बर्ड का रूप लेने वाले थे। जितने भी कौवे, तोते जितने भी हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोइलोफाइसिस से जुड़े हुए हैं। मैमल्स
जो छोटे से चूहे के रूप में थे वो अब अपने ऊपर फर को डेवलप करना शुरू कर दिए थे ताकि वो ठंड से बच सके, खासतौर से जो ठंडे इलाके में थे। पर जहाँ पर हरियाली थी इक्वेटर वाले रीजन में, वहां पर अब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग गए थे, लंबे लंबे ट्रीज हो गए थे। इसीलिए जो शाकाहारी सौरोपॉड्स थे उन्होंने खुद में और एवोल्यूशन किया और वो और भी बड़े बड़े डायनासोर्स में अब इवॉल्व होने लगे। इतने बड़े कि 8-9 मीटर तक लंबे डायनासोर्स अब उस एरा में डेवलप होने लगे थे। जुरासिक एरा के अंत आते आते पृथ्वी पर इतना ज्यादा डाइवर्स लाइफ हो गया था। पृथ्वी पर पहली बार फ्लावरिंग प्लांट आ गए थे। पृथ्वी पर उड़ने वाले जीव थे, पक्षियां थी, एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स थे, मैमल्स भी थे, सब कुछ था। पहली बार पृथ्वी इतना डाइवर्स लाइफ देख रही थी। पर नेचर को बहुत ज्यादा दिन तक ये सब चीजें अगेन रास नहीं आई और एक बार फिर से पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन होता है। कारण फिर से वही होता है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, और फिर से पृथ्वी पर मैक्सिमम जीव विलुप्त हो जाते हैं। कुछ बचते हैं और वही कुछ पृथ्वी पर दोबारा से जीवन को लाएंगे और वो डायनासोर्स को भी लाएंगे जिसे कहते थे टीरेक्स। मुझे लगता है अगर किसी भी साधारण व्यक्ति के मन में डायनासोर शब्द को डाला जाए तो उसके मन में इसी टीरेक्स का ही छवि आता है। टीरेक्स भी आने वाला है दोस्तों इस क्रिटेशियस पीरियड में। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल तक ये जुरासिक पीरियड चलता है और इस मास एक्सटिंक्शन के साथ खत्म हो जाता है और चालू हो जाता है क्रिटेशियस पीरियड। जब क्रिटेशियस पीरियड शुरू हुआ ही होता है उस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी एक्टिविटी के कारण से चारों ओर बस कार्बन ही कार्बन फैला हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस, और पृथ्वी का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म था। इस गर्म वातावरण को ठंडा होने में लाखों लाखों साल लग गए। इसी बीच जो बचे कुचे जानवर थे उनको सरवाइव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। इस गर्म वातावरण में खुद को सरवाइव करने के लिए मैमल्स जो बचे हुए थे उन्होंने खुद को ऐसे इवॉल्व कर लिया कि वो अंडे देने की जगह अब इमेच्योर बेबी को जन्म देने लगे और बाहर से उन्हें फीड करने लगे ताकि उन्हें कम से कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़े, क्योंकि उस समय पेड़ पौधों से लेकर जानवर बहुत चीजें विलुप्त हो गई थी। पहली बार पृथ्वी पर मैमल्स ने खुद को ऐसा इवॉल्व किया कि वो अपने पेट पर एक पाउच डेवलप कर लिए थे जिसमें वो अपने बेबी को रखते थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डायनासोर्स 2 प्रकार के होते थे। एक वो जिनकी हिप बर्ड लाइक होती थी जिसे ऑर्निथिस्चियन कहते थे, जो कि मोस्टली शाकाहारी होते थे। वो कई सारे डायनासोर्स में धीरे धीरे इवॉल्व होते होते स्टेगोसॉरस, जो कि आगे चलकर सबसे खतरनाक ऑर्निथिस्चियंस में एवोल्यूट हो गए थे, ट्राइसेराटॉप्स, जिनके चेहरे पर 3 बड़े बड़े हॉर्न की हिप बोन लिजर्ड लाइक थी। उनमें भी मैंने आपको बताया था वो 2 प्रकार के होते थे, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। शाकाहारी डायनासोर्स बहुत कम बचे हुए थे इस पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में, जैसे अर्जेंटिनोसॉरस और ब्रैकियोपोसाइडन जैसे कुछ शाकाहारी लंबी गर्दन वाले डायनासोर्स ही बचे थे। पर जो मांसाहारी थेरोपॉड्स थे उनमें बहुत कुछ बदलाव होने वाला था इस पीरियड में। सबसे खतरनाक मेगैलोसॉरस अब अपने अंदर एवोल्यूशन करके खुद को इस गर्म वातावरण में सरवाइव करने के लिए स्वयं को स्पाइनोसॉरस में एवोल्यूट कर लेता है, जो अपने गले के अंदर एक पाउच जैसी संरचना को डेवलप कर लेता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने इस पाउच में इकट्ठा करके फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन के साथ फेफड़े में इस ऑक्सीजन को भेजे, जिससे ये आसानी से सरवाइव कर सके। उस समय ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई थी एयर में। पर कुछ सालों बाद यही स्पाइनोसॉरस जमीन पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने लगा। जमीन पर उसे शिकार मिल ही नहीं रहे थे, इसीलिए ये खुद को बचाने के लिए समुद्र की तरफ रुख करता है, जहां पर बहुत सारी मछलियां इसके भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में थी। समुद्र में अपने आप को एवोल्यूट करने के लिए इस स्पाइनोसॉरस ने अपने दांत को इतना शार्प कर लिया कि ये एक अच्छे खासे मोटे लाइमस्टोन के पत्थर को भी चबा के चकनाचूर कर दे, इतना शार्प हो गया था। बिल्कुल मगरमच्छ की तरह दिखता था, उससे भी खतरनाक बड़ी सी पूंछ डेवलप कर लिया इसने, और साइज में इतना बड़ा हो गया कि समुद्र में उस समय राज करने वाले इक्थियोसॉरस को ये चबा चबा कर खा जाता था। और अब एवोल्यूट हुए इस स्पाइनोसॉरस को नाम दिया गया मोजासॉरस का, जो कि इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक समुद्र में रहने वाला कोई जीव था। वही एक दूसरे प्रकार का मांसाहारी डायनासोर
जिसे कहते थे एलोसॉरस, जमीन पर उसे भी शिकार मिलने में बहुत दिक्कत होने लगी। शाकाहारी डायनासोर ऐसे एवोल्यूट हो गए थे कि उन्हें मार पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसीलिए इसने भी अपने सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए खुद में ऐसे चेंजेस लाए कि ये जमीन पर रेंगने वाला अब तक के इतिहास का सबसे खतरनाक डायनासोर में ये एवोल्यूट होने वाला था, जिसका नाम था टायरेनोसॉरस रेक्स, जिसे टी रेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। फिल्मों में अधिकतम आप इसी डायनासोर को ही देखते हो। ये स्वयं को ऐसा एवोल्यूट कर लिया कि ये कुछ सबसे खतरनाक डायनासोर ट्राइसेरोटॉप्स, जो अपने सींग से किसी भी बड़े जानवर को बीच से फाड़ के रख देता था, उसके प्लेट को भी ये अपने दांतों से तोड़ देता था, उनके सींगों को तोड़ देता था। बट ट्राइसेराटॉप्स से लड़ना इतना आसान नहीं था, इसीलिए इन्हें भी शिकार ट्राइसेराटॉप्स जैसे जानवर का झुंड में आके करना पड़ता था। वही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक प्रकार का मांसाहारी डायनासोर कोइलोफाइसिस धीरे धीरे करके पृथ्वी पर पहली बार एक पक्षी में एवोल्यूट हो गया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि पृथ्वी पर जितने भी पक्षी हैं वो इसी डायनासोर से ही एवोल्यूट हुए थे, आर्कियोप्ट्रिक्स। ये आर्कियोप्ट्रिक्स अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने शिकार को धर दबोचने के लिए इस तरीके से एवोल्यूट हो गया। इसकी चोंच इतनी ज्यादा शार्प हो गई, आंखें इतना दूर दूर तक देखने लगी, पंख भी अब धीरे धीरे एडवांस लेवल पर एवोल्यूट होने लगे थे कि ये उस समय आसमान में इतना खतरनाक था कि अपनी जान बचाने के लिए रात में बाहर निकलकर भोजन की तलाश करने वाले मैमल्स में तो इसका खौफ हो गया था। ये आर्कियोप्ट्रिक्स अब वेलोसिरैप्टर नाम के एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर में इवॉल्व हो गया था, जो कि उस समय या कहिए मिड और लास्ट क्रिटेशियस आते आते टीरेक्स के बाद सबसे खतरनाक डायनासोर था ये। तो आपने क्या क्या जान लिया? क्रिटेशियस में जमीन पर टीरेक्स का रास्ता, आसमान में वेलोसिरैप्टर का रास्ता, समुद्र में मोजासॉरस, शाकाहारी डायनासोर में ट्राइसेराटॉप्स जो कि बहुत खतरनाक था, और हम जो मैमल्स थे वो अभी भी छोटे से ही कुछ खास नहीं थे, वो पहली बार अब बच्चों को जन्म देने लगे थे। बट आज से 66 मिलियन साल पहले कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला था। आसमान से एक ऐसी आफत आ रही थी जो इन डायनासोर्स को और बहुत सारे जीव को पृथ्वी पर से खत्म करने वाली थी। बहुत सारे, आज से 6.6 करोड़ साल पहले, मतलब 66 मिलियन साल पहले, एक 10 किलोमीटर बड़ा मीटियोर पृथ्वी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये मीटियोर कहाँ से आ रहा था, इसका ओरिजिन क्या है, ये आज तक तो क्लियर नहीं हो सका है। लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं ये हमारे सौर मंडल में ही मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से भी बाहर से कहीं आया था। एस्टेरॉयड बेल्ट में कहीं से टकरा गया था और साइज में छोटा हो गया, फिर ये तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा ये मीटिरॉयड पृथ्वी के वातावरण में आता है। इसके ऊपर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के गैसेस इस पर फ्रिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, और फ्रिक्शन के कारण से ये मीटियोर एक आग का गोला बन जाता है। जब ये आग का गोला बन जाता है तो इसमें से इतनी रोशनी निकलती है कि आसपास के सभी जानवर बिल्कुल अंधे से हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा चमक रहा होता है, सूरज के सरफेस से भी ज्यादा। 4 मिनट इसे लगते हैं अटलांटिक ओशन को पार करने में, और फिर ये मैक्सिको में मौजूद आज एक जगह है चिक्सुलूब, वहां पर जाकर टकराता है। जैसे ही ये पृथ्वी से टकराता है इतना भयानक विस्फोट होता है कि अगर इसकी हम तुलना हाइड्रोजन बम से करें तो कई हाइड्रोजन बम के विस्फोट भी इसके सामने कुछ भी नहीं। टकराने के बाद आसमान में कई किलोमीटर ऊंचे पृथ्वी से मलबे आसमान में जाते हैं, और पृथ्वी पे चारों ओर बस आग ही आग होता है। आसपास जितने भी जानवर थे कई 100 किलोमीटर के रेंज में, वो सब तुरंत ही जलकर राख हो जाते हैं, और सारे के सारे पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ मिनटों बाद ही आसमान में ऊपर उठे मलबे अब धीरे धीरे नीचे ग्रेविटी के कारण गिरने लगते हैं, और दूर दूर तक, पृथ्वी के दूर दूर कोने तक ये गिरते हैं, जिसके कारण से जो डायनासोर्स पृथ्वी पर टहल रहे होते हैं उस इम्पैक्ट वाले रीजन से दूर भी, वो भी अब जलकर खाक होने लगते हैं इस मलबे के नीचे गिरने की वजह से। टकराने की वजह से पृथ्वी पर इतना तेज भूकंप आता है, रिक्टर स्केल पर 11 से भी ज्यादा, कि भूकंप की वजह से समुद्र में बहुत ही ऊंचे ऊंची लहरें वाली सुनामी आने लगती हैं। सुनामी की वजह से तटों पर मौजूद न जाने कितने जानवर और पेड़ पौधे विलुप्त हो जाते हैं। अभी तो बस शुरुआत ही है। इम्पैक्ट इतना तेज हुआ था कि अब पृथ्वी पर मौजूद जो भी धूल के कण थे, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे पृथ्वी पर, वो सब अब धूल की आंधी बनकर पृथ्वी पर चारों तरफ फैलना शुरू कर दिए। भूकंप की वजह से अब ज्वाला
ज्वालामुखी एक्टिविटी भी चालू हो जाती है और चारों तरफ बस लावा ही लावा फैल जाता है। देखिए क्या होता है, धूल के तूफान के वजह से, जो कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, उसके वजह से पूरा का पूरा वातावरण धूल की एक लेयर से ढक जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सनलाइट का आना अब मुश्किल हो गया था। सनलाइट न के बराबर ही आ रही थी। कुछ दिनों तक तो पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसके वजह से दूर दराज के भी जो पेड़ पौधे थे, जहां पर इम्पैक्ट का कुछ खासा असर नहीं हुआ था, वहां पर भी जीवन अब नष्ट हो गया था। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे जानवर जिनका वजन 25 किलोग्राम या 30 किलोग्राम से कम था, जिनको बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं थी जीवन जीने के लिए, वो इस भयानक त्रासदी में सरवाइव कर गए और लगभग 76% एनिमल पृथ्वी पर से इस एक्सटिंक्शन में पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। जो धमाके में बचे भी हुए थे, उन्हें भोजन न मिल पाने के कारण से, पेड़ पौधों को नुकसान हो जाने से वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। और धीमे धीमे करके पृथ्वी का तापमान अब कम होना शुरू होता है, धूल के बादल छटना शुरू होते हैं। अब सारे के सारे बड़े डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त जब हो चुके थे, तब मौका मिल जाता है हमारे इस छोटे से मैमल्स को ग्रो करने का, जिससे हम मनुष्य भी एवोल्यूट होने वाले थे। हर तरीके के मैमल्स और पक्षियां, ये सब अब पृथ्वी पर छाने वाले थे। और इसी के साथ ही क्रिटेशियस पीरियड का अंत होता है, साथ ही साथ मीजोजोइक एरा का भी अंत हो जाता है और शुरू हो जाता है सीनोजोइक एरा। देखिए, सीनोजोइक एरा का शुरू होना मतलब एज ऑफ मैमल्स का शुरू होना। इसी मैमल्स में हम मनुष्य भी आते हैं। हमें ह्यूमन एवोल्यूशन को समझना है, इसीलिए हम बाकी सभी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और अब सीधा सीधा फोकस करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन पे। तो चलिए जानते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है। हम सब अपने स्कूल में ये बात पढ़ चुके हैं कि हम मनुष्यों का जो एवोल्यूशन हुआ है वो बंदरों से हुआ है। हालांकि बंदरों से नहीं हुआ है, कपियों से हुआ है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एप्स कहते हैं, बट जनरली हम लोग कपियों को एज अ मंकी ही समझते हैं। चलिए आज पूरी बात को ढंग से समझ लेते हैं कि मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई है, किन जानवरों से हुई है। देखिए, हम सभी मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस, भेड़िया, कुत्ता, शेर, ये सब मैमल्स हैं। वो जानवर जो स्तनधारी होते हैं, जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उन्हें दूध पिलाते हैं, फिर उन्हें पोषण मिलता है। अब ये जो मैमल्स हैं, इसमें भी कई सारे ऑर्डर्स होते हैं। वो मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध तो पिलाते हैं लेकिन मांसाहारी होते हैं, जानवरों का शिकार करके खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। उसी तरह वो मैमल्स जिनके दिमाग बड़े होते हैं, जिनकी आईज फ्रंट फेसिंग होती है, जिनके एंकल और रिस्ट काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, उंगलियां होती हैं, उन पर नाखून होते हैं, दांत 2:1:2:3 के रेशियो में होते हैं, ऐसे मैमल्स को प्राइमेट्स कहते हैं, जिसमें बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं, चिंपैंजी, बोनोबस और हम मनुष्य भी आते हैं। इसलिए याद रखिएगा, हम मैमल्स प्राइमेट्स ऑर्डर में आते हैं। ये शब्द प्राइमेट्स आपको बार बार सुनने को मिलेगा। अब इन प्राइमेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमें यही जानना है। देखिए, जब डायनासोर्स का अंत होने वाला था, लगभग आज से 6.6 करोड़ साल पहले, तब उसी समय धीरे धीरे प्राइमेट्स का उद्भव होना शुरू हुआ था। वैसे तो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि प्राइमेट्स का उद्भव डायनासोर्स के अंत से लगभग 2-2.5 करोड़ साल पहले से ही हो चुका था, लेकिन उसके अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बहुत कठिन है ऐसे एनिमल्स के फॉसिल्स को ढूंढ निकालना। बट वैज्ञानिकों को एक ऐसा फॉसिल मिला जो ये बताता है कि प्राइमेट्स आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। छुछुंदर की तरह छोटे से थे, पेड़ों पर रहते थे, उनके दांत और उनके एंकल ये बताते थे कि ये प्राइमेट्स ही हैं। ये ऐसा फॉसिल्स के अध्ययन करने पे पता लगा। ये जो फॉसिल्स मिला जो ये बताता है कि प्राइमेट्स आज से 6.6 करोड़ साल पहले भी जिंदा थे। इस फॉसिल को नाम दिया गया, या कहिए इस फॉसिल वाले एनिमल को नाम दिया गया पर्गोटोरियस का। ये पूरी तरीके से तो प्राइमेट नहीं था, छुछुंदर की तरह था छोटा सा, लेकिन इसे प्राइमेट्स का सबसे करीबी रिश्तेदार बताया गया। लेकिन आज से 5.6 करोड़ साल पहले, मतलब इस पर्गोटोरियस के 1 करोड़ साल बाद, पृथ्वी पर ट्रू प्राइमेट्स, बिल्कुल बंदरों की तरह दिखने वाले एनिमल्स जन्म ले चुके थे। उनका एवोल्यूशन हो चुका था इसी छुछुंदर जैसे एनिमल से ही। ये जो एनिमल्स थे जो बिल्कुल बंदरों की तरह दिखते थे, इन्हें नाम दिया गया एडिपिड्स का और ओमोमाइट्स का। 2 तरीके के बंदर उस समय इवॉल्व हो चुके थे। देखिए, मेडागास्कर में एक एनिमल पाया जाता है, नाम है उसका लीमर्स, जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि मेडागास्कर पूरे दुनिया भर के रीजन से कनेक्टेड नहीं है लैंड के थ्रू, इसीलिए ये जो बंदर हैं लीमर्स, इनका पूरी तरीके से एवोल्यूशन नहीं हो सका। ये किसी भी अन्य जीव से मिक्स नहीं हो पाए, इसीलिए ये बाकी जीवों से काफी अलग है। ये जो एडिपिड्स हैं, ये इसी लीमर्स के पूर्वज हैं और ये भी प्राइमेट्स में आता
है। और ये जो ओमोमाइड है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं टार्सियर, इसे टार्सियर कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये इस ओमोमाइड प्राइमेट से एवोल्यूट हुआ। ये जो दोनों हैं एडेपिड्स और ओमोमाइड्स, इनमें लंबी लंबी पूंछ थी, इनकी आंखें सामने की ओर देख सकती थी, फ्रंट फेसिंग थी, इनके दांत 2:1:2:3 के रेशियो में था और इनके एंकल बिल्कुल प्राइमेट्स की तरह ही थे, एंकल और रिस्ट दोनों ही। अभी तक जिन जिन एनिमल्स के बारे में हमने जाना वो डायरेक्टली हमारे पूर्वज नहीं थे, मतलब वो ना तो चिंपैंजी के पूर्वज थे, ना ही वो बोनोबस के, ना हम ह्यूमंस के, ना ही वो लंगूर और मैकाक बंदर के पूर्वज थे। लगभग आज से 4.6 करोड़ साल पहले, मतलब इसी ओमोमाइड्स और एडेपिड्स के 1 करोड़ साल बाद मिस्र के फायूम नाम के इलाके में ये जो नए नए प्राइमेट्स एवोल्यूट हुए थे, अब इनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। और लगभग 90 लाख साल बाद प्राइमेट्स में ऐसा चेंजेस होता है कि प्राइमेट्स अब नया रूप ले लेते हैं और कहलाते हैं एंथ्रोपॉइड्स। यही एंथ्रोपॉइड्स ही हम चिंपैंजी, बोनोबस, बैबून, हम ह्यूमंस, गोरिल्ला जैसे जानवरों के पूर्वज थे। उस समय मिस्र का ये फायूम का इलाका बहुत ही हरा भरा था, वहाँ खाने पीने की बहुत सारी सुविधा थी। आज की तरह ये रेगिस्तान का इलाका नहीं था। जब आज से 3.7 करोड़ साल पहले इन एंथ्रोपॉइड्स का एवोल्यूशन हुआ तो ये 4 कैटेगरी में हुआ। एक है पैरापिथेसिड्स, जिसके आज कोई भी डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है। दूसरा है प्रोटियोपिथेसिड्स, जो धीरे धीरे अफ्रीका से माइग्रेट होकर साउथ अमेरिका में चले गए, जहाँ पर वो स्पाइडर मंकी और हाउलर मंकी जैसे बंदरों में इवॉल्व हो गए, जो कि आज न्यू वर्ल्ड मंकी कहे जाते हैं, जिसे साइंटिफिकली प्लेटाराइन्स भी कहते हैं। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी से, जैसे मैकाक बंदर से काफी अलग बंदर हैं। तीसरा है प्रोप्लियोपिथेसिड्स, यही है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और गोरिल्ला, बोनोबस और हम ह्यूमंस आते हैं। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। और चौथा है ओलिगोपिथेसिड्स, जिसका आज के समय में कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं बचा हुआ है। तो हम ह्यूमंस, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबस और बंदर जैसे ये सब जानवर कहाँ से आए हैं? ये आए हैं एंथ्रोपॉइड्स से। एंथ्रोपॉइड्स में भी प्रोप्लियोपिथेसिड्स से आए हैं। एक बार समराइज कर देता हूँ। आज से 6.6 करोड़ साल पहले चुचुंदर जैसे प्राइमेट्स होते थे, जिसे परगोटोरियस कहते थे। आज से 5.6 करोड़ साल पहले यही चुचुंदर जैसे जानवर ओमोमाइड्स और एडेपिड्स जैसे छोटे छोटे प्राइमेट्स में इवॉल्व हो गए। फिर जब कुछ समय बीता, लगभग 1.5 करोड़ साल बाद एक नई तरीके की प्राइमेट की स्पीशीज इवॉल्व होते हैं, जिसे एंथ्रोपॉइड्स कहते हैं। ये भी 4 कैटेगरी में थे। कुछ आज के समय में विलुप्त हो गए हैं, कुछ माइग्रेट हो गए थे साउथ अमेरिका में, जो कि न्यू वर्ल्ड मंकी में इवॉल्व हो चुके हैं आज के समय में, और कुछ वही अफ्रीका में रह गए और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में तब्दील हो गए, जिसे कैटाराइन्स भी कहते हैं हम लोग। अब आगे की कड़ी में हम ये जानेंगे कि कैसे ये बोनोबस, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ह्यूमन धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हैं और पूरे प्लेनेट अर्थ पे छा जाते हैं, खासतौर से ह्यूमन। आगे की बात जानना शुरू करते हैं। देखिए, जब एंथ्रोपॉइड्स का जन्म हो गया था आज से 3.7 करोड़ साल पहले, तब धीरे धीरे उनमें एवोल्यूशन आता रहा। जैसा कि मैंने आपको पिछले की वीडियो में बता रखा है कि एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि कल एक बच्चा पैदा होगा वो अपने माता पिता से बिल्कुल अलग ही पैदा हो। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। एवोल्यूशन हमेशा धीरे धीरे होता है और वो लाखों लाखों साल तक चलता है, तब कहीं जाकर परिवर्तन आता है। ठीक इसी कड़ी में आज से लगभग 2.3 करोड़ साल पहले इन्हीं एंथ्रोपॉइड्स में से जो अफ्रीका में रह गए थे, उसमें से एक नई शाखा विभक्त होकर एक नए तरीके के बंदरों में इवॉल्व होने लगे, जिसके वजह से आज प्लेनेट अर्थ पर जितने भी हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी देख पाते हैं, साधारण भाषा में कहे तो बंदर जैसे बैबून्स हो गए, भारत में जो बंदर पाया जाता है, या फिर लंगूर हो गया, वो सब प्लैनेट अर्थ पर इवॉल्व हुए। ये जो शाखा अलग हुई, इसे साइंटिफिकली नाम दिया गया सेरोपिथेसॉइडिया का। याद रखिएगा, बंदर एप्स से अलग होते हैं। बंदर में पूंछ होती है, बंदर आकार में छोटे होते हैं, लेकिन एप्स में पूंछ नहीं होती है। एप्स आकार में बड़े होते हैं, उनका सीना चौड़ा होता है। इसी कड़ी में देखिए क्या होता है। 2.3 करोड़ साल पहले तो बंदरों की एक शाखा अलग हो गई, लेकिन आज से 2 करोड़ साल पहले यही जो एंथ्रोपॉइड्स थे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि अफ्रीका में रह गए थे, उनमें भी अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वो भी एक अलग ब्रांच में बढ़ गए और मंकीज से अलग होकर वो एप्स में बदल गए। और ये जो शाखा निकली, इसे साइंटिफिकली नाम दिया गया होमोनोइडिया का, जिसे हम लोग एप्स या फिर हिंदी में कपी भी कहते हैं। इसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान और ह्यूमन जैसे प्राइमेट्स के पूर्वज थे। अब ये जो होमोनोइडिया थे, ये भी कई स्पीशीज में थे। जैसे इंडिया में शिवा पिथेकस नाम का एक होमोनोइडिया था। ये बहुत हद तक आज के ओरंगुटान की तरह दिखता था। टर्की में एक था अंकारा पिथेकस। इसी तरह पूरे वर्ल्ड में ये फैल गए थे। अलग अलग टाइप के होमोनोइडिया पूरे वर्ल्ड में थे। अब देखिए,
ये जो एप्स अभी अभी डेवलप्ड हुए थे, अभी अभी एवोल्यूट हुए थे होमोनोइडिया फैमिली में, वो आज से 1.7 करोड़ साल पहले 2 भागों में फिर से विभक्त हो जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े एप्स थे जैसे गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपैंजी और ह्यूमन के पूर्वज, और दूसरा शाखा बढ़ जाता है लेसर एप्स में, जिसमें छोटे छोटे एप्स थे जैसे गिबन्स हो गया जो भारत में भी पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, हुलॉक और हाइलोबेट्स जैसे गिबन्स, छोटे छोटे एप्स जो कि जनरली भारत और साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। ये जो ग्रेट एप्स की शाखा है इसे साइंटिफिकली कहते हैं होमोनिडाई। अब फिर से एवोल्यूशन का पारा चढ़ता है, फिर से एक नई शाखा बढ़ती है। होमिनिडाई में एक शाखा बढ़कर ओरंगुटान जैसे एप्स में स्प्लिट हो जाती है और एक शाखा बढ़ जाती है होमिनिनाई में। लगभग आज से 80-90 लाख साल पहले ये होमिनिनाई से एक शाखा और अलग हो जाती है जो कि गोरिल्ला की शाखा बन जाती है, और बचता है लास्ट में केवल होमिनिनी नाम की एक ट्राइब जो कि लगभग 70 लाख साल पहले 2 भागों में स्प्लिट होती है। एक शाखा बनती है पैन शाखा जिसमें चिंपैंजी और बोनोबो आते हैं जो कि हम मनुष्यों के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, और दूसरा शाखा बनती है होमो की। यही होमो आज के ह्यूमंस हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, न जाने कितनी शाखा बटी हुई है बंदरों और एप्स में और एप्स से ह्यूमन में। कंफ्यूज मत होइए, बस चीजों को ढंग से समझ लीजिए बस। तो आपको सीधे सीधे ये जानना है कि आज से 70 लाख साल पहले मनुष्यों के पूर्वज होमिनिन ट्राइब अलग हो चुके थे। अब इसमें खासियत क्या क्या था? इसका दिमाग बड़ा था, इसके दांत छोटे छोटे थे, इसका जो चेहरा था इसका थूथन नहीं निकला हुआ था, आगे से बिल्कुल सीधा सीधा था। इसका जो सबसे पुख्ता प्रमाण मिला कि 70 लाख साल पहले होमोजीनस इवॉल्व हो चुका था वो था सहेलेंथ्रोपस चैडेंसिस नाम के एक फॉसिल का मिलना, जो ये बताता था कि ये जीनस आज से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में पाया जाता था। इसका फोरामेन मैग्नम ज्यादा एंटीरियरली था जो कि बहुत हद तक मनुष्यों से मिलता जुलता है। इसके वजह से ये सीधे खड़े होकर 2 पैरों पे चल भी सकता था, बहुत बढ़िया से नहीं लेकिन उस समय के हिसाब से। इसके दांत छोटे छोटे थे, आर्म और रिस्ट बिल्कुल होमिनिन से मिलते जुलते थे, और ये आज से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में था। इसी तरह एक और फॉसिल मिला आर्डिपिथेकस रेमिडस का। इसके कैनाइन दांत और भी छोटे थे, पेल्विस का जो शेप था वो ज्यादा बोल लाइक हो गया था, और जो फोरामेन मैग्नम था वो ज्यादा एंटीरियरली पुश हो गया था, और ये आज से लगभग 40 से 50 लाख साल पहले इथियोपिया में रहता था। इसी तरह बहुत सारे ह्यूमन एवोल्यूशन में तरह तरह के फॉसिल मिले हैं जो ये बताते हैं कि आज से लगभग 70 लाख साल पहले से धीरे धीरे ह्यूमन अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा था, तब तक जब तक कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिल गया वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल का, जो ये बताता था कि यहीं से ह्यूमन अपने अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने वाला था। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि आज से 70 लाख साल पहले चिंपैंजी और बोनोबो होमिनिन से अलग होकर एक अलग शाखा में बट गए, और होमिनिन्स एक अलग शाखा में बटकर अफ्रीका में ही रह गए और इवॉल्व हो गए थे। कि होमिनिन में ही होमिनिनी ट्राइब में सहेलेंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस नाम की जीनस इवॉल्व हुए थे। इनमें भी बहुत सारी स्पीशीज थी जो कि होमोजीनस के क्लोज रिलेटिव थे और उनके पूर्वज थे। तो पिछले वीडियो में हमने सहेलेंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस जीनस को पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि आज से लगभग 45 लाख साल पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीनस हम मनुष्यों के पूर्वज का एवोल्यूशन हुआ था जिसे कहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये, क्योंकि इस समय आते आते ह्यूमंस इतना इवॉल्व हो गए थे, या कहिए ह्यूमंस के पूर्वज इतना इवॉल्व हो गए थे कि इनके ब्रेन का साइज 500 से 550 सीसी जितना बड़ा हो चुका था। फोरामेन मैग्नम ज्यादा एंटीरियरली पुश हो गया था, ज्यादा एंटीरियर पोजीशन में आ गया था। इनके पेल्विस का साइज बोल शेप था, इनकी नीज वेल्गस थी और इनमें 3 आर्च्ड फिट था, वो भी एक इनलाइन बिग टो के साथ। ये 2 पैरों पे चल सकते थे और कभी कभी पेड़ों पर भी रहते थे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये छोटे छोटे पत्थरों को एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे थे, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जीनस था ह्यूमन एवोल्यूशन में। लगभग 45 लाख साल से लेकर आज से 15 लाख साल तक ये अफ्रीका के वॉरियर्स ईस्ट, साउथ और नॉर्थ अफ्रीका वाले क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद ह्यूमन में और एवोल्यूशन होता है और एक नई तरीके के ह्यूमन के पूर्वजों का एवोल्यूशन होता है जिसे कहते हैं पैरांथ्रोपस। ये आज से 27 लाख साल पहले से लेकर लगभग 8 लाख साल तक ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। ये पूरी तरीके से 2 पैरों पे चल सकते थे। इनका दिमाग बड़ा हो गया, लगभग 500 से 600 सीसी तक। पत्थरों को एज अ टूल के तरह इस्तेमाल करते थे। चेहरा अब धीरे धीरे और फ्लैटर होता जा रहा था। ये काफी हद तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस के तरह ही थे, पर उनसे 2-3 कदम आगे थे, आप ऐसा मान के चलिए। इनमें दिमाग ज्यादा बड़ा हो गया था। ये अब टूल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे, इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरांथ्रोपस
पैरांथ्रोपस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कड़ी माना जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन में, क्योंकि यहीं से ह्यूमन अब चीजों को एज अ टूल के तरह यूज करने वाला था। ह्यूमन के पूर्वज बाकी एनिमल्स भी जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी भी टूल यूज करते थे, लेकिन इतना इंटेलिजेंटली जितना ये सब यूज करते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। अगर हाइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता था, मतलब 4 फुट 9 इंच के आसपास, और वही ये जो पैरांथ्रोपस है वो भी लगभग 1.4 मीटर यानी लगभग 4 फुट 7 इंच जितना लंबा था। तो आज से 70 लाख साल पहले होमिनिन्स इवॉल्व हुए थे, जिसमें से जो सबसे पहला जीनस होमिनिन का था, होमिनिनी ट्राइब का, वो था सहेलंथ्रोपस, जो कि आज से लगभग 70 लाख से लगभग 55 लाख साल पहले तक था। उसके बाद लगभग 50 लाख से 40 लाख के आसपास आर्डिपिथेकस का जीनस इवॉल्व हुआ था। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, जो कि लगभग 45 लाख साल से लेकर 15 लाख साल तक अफ्रीका में रहा। उसके बाद 27 लाख साल से लेकर लगभग 8-9 लाख साल पहले तक ये पैरांथ्रोपस जीनस इवॉल्व हुआ था। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होमो जीनस इवॉल्व हुआ, जिसमें आज हम ह्यूमंस भी आते हैं होमो सेपियंस में। होमो में कौन कौन थे? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, बहुत सारे। आगे हम ढंग से इन सब के बारे में जानेंगे। छोटा सा रिकैप लेते हैं। आज से 70 लाख साल पहले होमिनिन्स का एवोल्यूशन हुआ था ग्रेट एप से। यही होमिनिन्स धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू आज के ह्यूमंस बन गए हैं। कैसे? जैसे आज से 70 लाख साल पहले होमिनिन्स में पहला एवोल्यूशन हुआ जो कि ग्रेड 1 था, जिसमें सहेलंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस नाम के होमिनिन्स एवोल्यूट हुए। उसके बाद ग्रेड 2 आया, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, लगभग 50 लाख साल पहले से होगा। फिर आया ग्रेड 3 का एवोल्यूशन होमिनिन्स का, जिसमें पैरांथ्रोपस थे, लगभग 40 लाख साल पहले से हुआ। अब आता है होमिनिन्स का सबसे इम्पोर्टेंट जीनस का एवोल्यूशन, होमो जीनस का एवोल्यूशन, जो कि आज से 25 लाख साल पहले, लगभग 24 लाख साल पहले होना शुरू हुआ, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन में ग्रेड 4 का एवोल्यूशन था। होमो जीनस ईस्ट अफ्रीका में एवोल्यूट हुए, और जो पहला होमो जीनस एवोल्यूट हुआ था आज से 24 लाख साल पहले, उसका नाम था होमो हैबिलिस। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो होमो जीनस है वो अपने बाकी के जो पूर्वज है जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैरांथ्रोपस, इनसे अलग क्यों था ये, और क्यों जो होमो जीनस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज पूरे विश्व में। इसी का ही राज है। इसकी जो एक स्पीशीज है होमो सेपियंस, वो पूरे दुनिया भर में राज कर रही है, जिसे आज हम लोग मनुष्य कहते हैं। ये जो होमो हैबिलिस था, इसमें एंटीरियर फोरामेन मैग्नम था। इसका जो पेल्विस था वो बोल शेप था, या कहिए बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड टू आजकल के ह्यूमन के हिसाब से इसका पेल्विस बोल शेप था। वेल्गस नी थे इसके, 3 आर्च्ड फिट थे, एक बड़ा सा अंगूठा था पैर का, इनलाइन बिग टो, और ब्रेन का केस जो था, जो ब्रेन का वॉल्यूम था कपाल के अंदर, वो काफी बड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक इसका जो ब्रेन केस था, यानी जो ब्रेन का वॉल्यूम था, वो फॉसिल्स के रिकॉर्ड के अनुसार 750 सीसी जितना था। इसका जो फेस था बिल्कुल फ्लैटर था, और इसमें छोटे छोटे दांत थे। ये ईस्ट अफ्रीका में रहता था, केन्या वाले रीजन के आसपास इसके ज्यादातर स्कल मिले हैं, और ये टूल्स को और अच्छे तरीके से यूज कर सकता था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरांथ्रोपस भी पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को चीजों को काटने के लिए या तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर ये होमो हैबिलिस अब नीचे एक बेस पत्थर रख के उसके ऊपर किसी वस्तु को रखकर जिसको वो तोड़ना चाहता था, फिर वो तोड़ता था। बिल्कुल इंटेलिजेंटली वो किसी भी टूल को इस्तेमाल करता था। इस प्रकार के टूल्स को जो होमो हैबिलिस यूज करता था उसे ओल्डोवैन टूल ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं हम लोग। ये होमो हैबिलिस आज से लगभग 23-24 लाख साल पहले से एवोल्यूट होना शुरू हुआ, और लगभग 16-17 लाख साल पहले तक तो पृथ्वी पर था, पर धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गए। जिस समय होमो हैबिलिस ईस्ट अफ्रीका में रहता था, ठीक उसी टाइम लाइन में ही लगभग 23-24 लाख साल पहले ही एक और होमो जीनस उसी ईस्ट अफ्रीका में रहता था, जिसका नाम था होमो रूडोल्फेंसिस। इसका जो ब्रेन साइज था ये होमो हैबिलिस से भी थोड़ा ज्यादा बड़ा था। इसका जो ब्रेन साइज था, या कहिए ब्रेन का वॉल्यूम, वो 825 सीसी जितना हो सकता था। ये भी टूल्स को यूज कर सकता था, लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था इसका वो ये था कि इसका जो ब्रो रिज था वो होमो हैबिलिस से भी ज्यादा छोटा था, जो इसको ज्यादा अपीयरेंस देता था आजकल के ह्यूमंस के जैसा। ऐसा माना जाता था कि होमो जीनस आते आते मनुष्य मीट खाना ज्यादा शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं कि केवल मीट ही खाता था, लेकिन मीट खाना भी शुरू कर दिया था, और मरे हुए जानवर के बोन मैरो को भी खाना शुरू कर दिया था। इसके वजह से वो दर दर भटक कर फ्रूट और सब्जियां वगैरह इन पर अपना समय खर्च करना बंद कर दिया, जिसके वजह से इन होमोजीनस को अपने ब्रेन को इवॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम मिल सका, और इनमें म्यूटेशन भी हो सका। इसीलिए इनका ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड हो सका, और बड़ा ब्रेन होने के कारण से ही ये दोनों होमो हैबिलिस और होमो रूडोल्फेंसिस टूल्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीख पा रहे थे। लगभग 17-18
18 लाख साल पहले ये होमो रूडोल्फेंसिस भी एक्सटिंक्ट हो गए या कहिए एवोल्यूट हो गए और यहीं से होमोजीनस अब एडवांस टूल और फायर जैसे चीजों को यूज करने का इस्तेमाल करना भी सीखने वाला था। लगभग 20 लाख साल पहले आते आते यही होमो हैबिलिस स्पीशीज अब धीरे धीरे इवॉल्व होकर एक नई शाखा में बट गया। अफ्रीका में ही, ईस्ट अफ्रीका के पास ही, केनिया के पास और एक नया स्पीशीज इवॉल्व हुआ होमोजीनस में, जिसे कहते हैं होमो इरेक्टस। इस होमोजीनस को कहा जाता था वर्किंग मैन। यहीं से मनुष्य आग का इस्तेमाल करना सीख गया। ऐसे ऐसे टूल्स बनाने लगा पत्थरों का, नुकीले बिल्कुल भाले की तरह दिखने वाले हथियार, जिसके वजह से वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगा। इस प्रकार के टूल को अशूलियन टूल्स कहते हैं। लेकिन होमो इरेक्टस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो होमो इरेक्टस है, पहली बार कोई होमोजीनस अफ्रीका को छोड़कर पूरी दुनिया भर में फैलने वाला था, वो ये होमो इरेक्टस ही था। और जब ये होमो इरेक्टस अफ्रीका को छोड़कर पूरे दुनिया भर में फैलने लगा तो अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार, जैसे एशिया में गया तो वहाँ के परिस्थिति और वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार, मिडिल ईस्ट में गया तो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार, और यूरोप में गया तो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार खुद को इवॉल्व कर लिया। था होमो इरेक्टस ही, लेकिन खुद को इवॉल्व करने के कारण से इसमें बहुत सारी सब स्पीशीज भी इवॉल्व हो गई थी। देखिए, साइंस में जब हम ये कहेंगे कि वो सारी स्पीशीज होमो इरेक्टस की जो अलग अलग एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को इवॉल्व कर ली थी, तो इस प्रकार के होमो इरेक्टस को कहेंगे होमो इरेक्टस सेंसुलाटो, मतलब वो अम्ब्रेला टर्म जिसमें हम होमो इरेक्टस के सारे सब स्पीशीज को कंसीडर करते हैं। और जब हम बोलेंगे होमो इरेक्टस सेंसु स्ट्रिक्टो, तो इसका मतलब ये होता है कि होमो इरेक्टस के किसी एक सब स्पीशीज की बात हो रही है, चाहे वो अफ्रीका वाले होमो इरेक्टस की बात हो रही हो, चाहे वो एशिया वाले होमो इरेक्टस की बात हो रही हो। तो आप ये बात समझ गए कि होमो इरेक्टस सेंसुलाटो वो जिसमें होमो इरेक्टस की सारी सब स्पीशीज आएंगी, और होमो इरेक्टस सेंसु स्ट्रिक्टो वो जिसमें केवल एक स्पेसिफिक स्पीशीज की बात होगी, जो कि केवल स्पेशली किसी एक एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को इवॉल्व किया है। देखिए, 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए और लगभग 18-19 लाख साल पहले ये अफ्रीका से माइग्रेट होना शुरू कर गए। केनिया के लेक टरकाना में होमो इरेक्टस का सबसे महत्वपूर्ण फॉसिल मिला है, जो ये बताता था कि होमो इरेक्टस होमोजीनस का एक बहुत ही एडवांस लेवल का स्पीशीज था, जिसका ब्रेन का साइज लगभग 800 सीसी से लेकर 1200 सीसी तक भी हो सकता था। जब 18 लाख साल पहले ये अफ्रीका को छोड़ा तो सबसे पहले ये आज के जॉर्जिया वाले क्षेत्र में गया, मिडिल ईस्ट में ऊपर की ओर जो पड़ता है, बिल्कुल एशिया और यूरोप का बॉर्डर जो है, जॉर्जिया कंट्री, वहां पर एक जगह है डमिनीसी, जॉर्जिया में। वहां पर इस होमो इरेक्टस के 5 स्कल मिले, जो ये बताते हैं कि ये स्कल लगभग 16 से 17 लाख साल पुराने हैं। इसका अध्ययन करने पर पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये पता लगा पाए कि जब होमो इरेक्टस सबसे पहले अफ्रीका छोड़े तो वो यहाँ पर जॉर्जिया वाले क्षेत्र में सेटल्ड हो गए थे। देखिए, यहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार इस होमो इरेक्टस में बहुत सारे बदलाव भी आए थे, इसीलिए इस स्पेसिफिक टाइप के होमो इरेक्टस को नाम दे दिया गया होमो जॉर्जिकस का। ये होमो इरेक्टस की ही एक प्रजाति है। उसके बाद धीरे धीरे लगभग 14-15 लाख साल जब बीत गए थे, तब यही होमो इरेक्टस दरअसल एशिया में भी पहुंच गए थे, चाइना और इंडोनेशिया जैसे इलाके में, जहाँ पर इन्हें पेकिंग मैन या फिर जावा मैन भी कहते हैं। वहां पर पहुंचने पर वहां की परिस्थितियां बहुत अलग थी, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया जैसे इलाकों से बहुत ज्यादा अलग थी, इसीलिए ये वहां के अनुसार खुद को इवॉल्व कर ले गए। बल्कि यहाँ पहुंचने पर ये जो होमो इरेक्टस है, वहां पर उनके ब्रेन का साइज 1000 सीसी से भी ज्यादा पहुंचने लगा। कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो ये बात बताते हैं। इस प्रकार के जो स्पेशल टाइप की सब स्पीशीज रही होमो इरेक्टस की, इसे स्पेशली होमो इरेक्टस सेंसु स्ट्रिक्टो का नाम दिया गया। ये होमो इरेक्टस तो था, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस भी थे बाकी सब स्पीशीज के मुकाबले। और जो होमो इरेक्टस अफ्रीका में ही रह गए, उनमें अलग तरीके से एवोल्यूशन हुआ। ये टूल को बहुत ही एडवांस लेवल पर यूज कर पाते थे अफ्रीका वाले होमो इरेक्टस, बट इनका जो स्कल था वो थिन बोन का बना हुआ था। एशियन होमो इरेक्टस की तरह इनकी मोटी स्कल बोन नहीं थी। अफ्रीका वाले होमो इरेक्टस को नाम दिया गया होमो अर्गस्टर का, और यही वो होमो अर्गस्टर थे जो अब पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ही एडवांस लेवल पर कर रहे थे। ये पत्थरों को बिल्कुल नुकीला आकार दे देते थे और बिल्कुल भाले की तरह इन हथियारों को यूज करते थे लकड़ी पर बांधकर, जिससे वो जानवरों का शिकार कर पाएं और शिकार करके उन्हें खा पाएं। और फिर आज से लगभग 10 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा कमाल होने वाला था अफ्रीका में, जहां पर होमो इरेक्टस एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करने वाले थे। आग का इस्तेमाल करना, यानी अब ह्यूमन आग को कंट्रोल कर सकता था, पत्थरों को टकराकर फायर जनरेट कर सकता था और उसी आग के जरिए वो
अपने शिकार किए हुए भोजन को पकाता भी था। इसके बहुत सारे एविडेंस मिले, जैसे केन्या में मिला है, साउथ अफ्रीका में मिला है, और ये भी पता लगाया गया है कि अफ्रीका में फायर को इस्तेमाल कर लेने के बाद यही टेक्नोलॉजी, यही ज्ञान वो यूरोप में भी ले गए, जिसके वजह से वो खुद को वार्म रख पाते थे, अपना भोजन पका सकते थे और जंगली जानवरों से खुद को बचा भी पाते थे। चीन में इसके 5 लाख साल पहले एविडेंस मिले हैं। एशिया में जैसे इजराइल वगैरह में इसके 8 लाख साल पहले प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये बताता है कि धीरे धीरे होमो इरेक्टस जो स्पीशीज थी वो आग का इस्तेमाल करना सीख ली थी। देखिए, अगर आपको पता होगा कि जो जूं है, लाइस, वो हमारे सिर के बालों में भी पड़ती है और हमारे प्यूबिक हेयर में भी पड़ती है। माना जाता है कि पहले लाइस केवल एक ही स्पीशीज थी। इन 2 स्पीशीज में डाइवर्जेंट आना शुरू हुआ लगभग 1,70,000 साल पहले, और जब इनमें डाइवर्जेंट आना शुरू हुआ तो ये होमो इरेक्टस जो कि यूरोप में रहते थे, उनके बाल और सिर पे भी पाए जाने लगे, जिसके वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और वहाँ के ठंडे एनवायरनमेंट से खुद को बचाने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए पहली बार होमो इरेक्टस ने, जो कि बाद में बहुत एडवांस हो गया था, लगभग आज से 2-3 लाख साल पहले आते आते, तो उसने धीरे धीरे कपड़ों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया, जानवरों की खाल वगैरह को ओढ़ना शुरू कर दिया। यहीं से वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद के शरीर को बचाने के लिए एक आवरण को अपने ऊपर ढकना शुरू कर दिया था। ये शुरुआत थी। तो मोटा मोटी कहें तो होमो इरेक्टस बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंच गया था ह्यूमन एवोल्यूशन में। लगभग 1200 सीसी का दिमाग हो गया था इसका। पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख लिया था, एडवांस टूल बनाना सीख लिया था, भाले जैसे टूल को, आग का इस्तेमाल करना सीख गया था, जानवरों के खाल वगैरह को ओढ़ना शुरू कर दिया था और पूरे दुनिया भर में फैल गया था। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी थी कि ये ह्यूमन के एवोल्यूशन में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी होमोजीनस के स्पीशीज में पहली बार नेजल बोन भी अब धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी थी, अपीयर होने लगी थी। बिल्कुल चपटा नोज नहीं था और ये प्लानिंग भी कर लेता था, कहाँ पानी है, कहाँ बसना है, कैसे खुद को सरवाइव करना है। देखिए, शुरुआत में जब बहुत सारे फॉसिल्स नहीं मिले थे तब तो ये माना जाता था कि यही होमो इरेक्टस ही डायरेक्टली इवॉल्व हो गए थे होमो सेपियंस में, और होमो सेपियंस के सबसे क्लोजली रिलेटिव्स होमो निएंडरथैल्स और डेनिसोवियंस में। बट जब बहुत सारे और भी फॉसिल्स मिलने लगे तो ये पाया गया कि आज से लगभग 6 से 7 लाख साल पहले यही होमो इरेक्टस, जो कि अफ्रीका में थे, एशिया में भी थे और यूरोप में भी थे, अलग अलग टाइप के एक और स्पीशीज में इवॉल्व हो गए थे। ऐसा बताया जाता है कि ये जो स्पीशीज थी ये होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस के बीच में एक ट्रांजिशनल स्पीशीज थी। इसको नाम दिया गया है होमो हाइडेलबर्गेंसिस का। ऐसा माना जाता है कि ये भी शुरुआती दौर में अफ्रीका में ही इवॉल्व हुआ था और लगभग 6 लाख साल या 5 लाख साल पहले ये अफ्रीका से निकलकर यूरोप भी पहुंच गया था और यूरोप में भी होमो हाइडेलबर्गेंसिस के फॉसिल मिले हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो होमो हाइडेलबर्गेंसिस है ये अफ्रीका में भी इवॉल्व तो हुआ ही था, साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली यूरोप में भी खुद से ही इवॉल्व हुआ था, ये अफ्रीका से नहीं आया था। बट इसके बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं, इसीलिए जनरली लोग यही मानते हैं कि होमो हाइडेलबर्गेंसिस अफ्रीका से ही इवॉल्व होकर पूरे दुनिया भर में फैल गया था। ये माना जाता है कि ये जो यूरोपियन होमो हाइडेलबर्गेंसिस है यही आगे चलकर निएंडरथल और डेनिसोवियंस में, जो कि एशिया में थे, साइबेरिया के पास और सेंट्रल एशिया में, उसमें ये इवॉल्व हो गए थे। इस पर अभी बहुत सारा रिसर्च चालू है। बट जो होमो हाइडेलबर्गेंसिस एशिया में थे, खास तौर से जिनके फॉसिल्स मिले हैं बहुत सारे इथियोपिया में, उन्हें नाम दे दिया गया एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर के नाम पर, होमो रोडिजियंसिस, जिसे बाद में बदलकर अफ्रीका के ही लोकल नाम पर इसका नाम कर दिया गया होमो बोडोजियंसिस। कुल मिला के ये जो होमो हाइडेलबर्गेंसिस के फॉसिल्स मिले हैं वो ये बताता है कि ये होमो इरेक्टस से भी कई गुना ज्यादा स्मार्ट थे। इनका जो ब्रेन का साइज था वो 1100 से 1300 सीसी तक था। ये टूल्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज कर सकते थे, होमो इरेक्टस से भी कई गुना बेहतरीन तरीके से, और ये फैमिली स्ट्रक्चर बना कर रहते थे। साइंटिस्ट कंफ्यूज तब हो जाते हैं जब उन्हें स्पेन में एक और फॉसिल मिल जाता है, एक ऐसे ह्यूमन का फॉसिल या फिर कहिए ह्यूमन के पूर्वज का फॉसिल जिसका ब्रेन का साइज लगभग 1100 से 1200 सीसी तक था, लेकिन जो इसका फेशियल स्ट्रक्चर था वो ज्यादा डिफाइंड था। वर्टिब्रल कॉलम का जो स्ट्रक्चर था वो ज्यादा एस शेप में था, चेहरा आगे से फ्लैट था और टूल भी वो बहुत ही एडवांस तरीके से यूज कर पा रहा था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं फॉसिल्स के अध्ययन से।
ये जो फॉसिल मिला था ये लगभग आज से 12 लाख साल पहले था, होमो हाइडेलबर्गेंसिस से भी 5-6 लाख साल पहले का। ये बताता है कि यूरोप में एक और एडवांस होमो स्पीशीज रहती थी। होमो इरेक्टस के टाइम फ्रेम वाले टाइम में ही साइंटिस्ट्स ने इसे नाम दे दिया होमो एंटीसेसर का। माना जाता है कि ये होमो इरेक्टस की ही एक इवॉल्व्ड स्पीशीज थी, बट अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इस पर अध्ययन चल रहा है, लेकिन बहुत सारी खिचड़ी बन गई है इस बात को जानने में कि होमो इरेक्टस धीरे धीरे होमो सेपियंस में कैसे इवॉल्व हो गए हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे फॉसिल्स मिल गए हैं लगभग 10 से 15 लाख साल पुराने। आज से लगभग 4 लाख साल पहले हम होमो सेपियंस, जो हम आज के ह्यूमंस हैं, उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव इस प्लैनेट अर्थ पर इवॉल्व हुए थे। उनका नाम था निएंडरथल्स, या कह सकते हो होमो निएंडरथैलेंसिस। ये आज के जो ह्यूमंस हैं, होमो सेपियंस जो हम हैं, उनसे भी बड़ा इनका दिमाग हुआ करता था। इनका जो ब्रेन केस का साइज था वो 1750 सीसी का हो सकता था। 1200 से 1750 तक के रेंज के निएंडरथल ह्यूमंस के बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं, और ये निएंडरथल ह्यूमंस मेनली यूरोप में रहते थे। आज से 4 लाख साल पहले से लेकर आज से 40,000 साल पहले तक तो ये इस प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, पर ये अब इस दुनिया पर से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। 1829 में इसका पहला फॉसिल मिला था, लेकिन 1856 में जर्मनी के निएंडर वैली में इसका सबसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में फॉसिल मिला, जिसके आधार पर ही इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया। अब ये एवोल्यूट कैसे हुए थे, होमो इरेक्टस से डायरेक्टली एवोल्यूट हो गए थे या फिर होमो हाइडेलबर्गेंसिस से, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए हैं, बट ये बात बताता है कि ये काफ़ी एडवांस और स्मार्ट थे बाकी होमो इरेक्टस वगैरह से, क्योंकि ये यूरोप में रहते थे। यूरोप इलाका बहुत ठंडा है, इसीलिए उस इलाके के अनुसार इनकी बॉडी खुद को अडेप्ट कर ली थी। ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे होमो सेपियंस की तरह। 170 सेंटीमीटर तक हाइट हो सकती थी एक मर्द की, और 150 से 160 सेंटीमीटर तक एक औरत की हाइट हो सकती थी इसमें। क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड वातावरण में रहते थे, इसीलिए इनकी बॉडी इस तरीके से अडेप्ट कर ली थी खुद को कि इनके लिम्ब छोटे छोटे थे, लेकिन इनकी बॉडी का साइज वो काफी बड़ा और ब्रॉडर था। ये आग का इस्तेमाल करते थे, आग में भोजन को पकाते थे, उसे स्मोक कर सकते थे, फर्मेंट कर सकते थे, फूड को कुक कर सकते थे, फैमिली बना कर रहते थे, शिकार करते थे, कपड़े पहनते थे। ये इतने ठंडे वातावरण में रहने के कारण से खुद को बचाने के लिए जानवरों की खाल भी ओढ़ा करते थे। और जब इनके रिलेटिव्स मर जाते थे तो ये बाकायदा एक सेरेमनी, एक फ्यूनरल सेरेमनी करके उन्हें फूलों से सजाकर उन्हें जमीन में दफनाते थे। इनका ब्रेन का साइज लगभग 1750 सीसी तक हो सकता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्मार्टर थे, होमो सेपियंस से भी ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि इनका जो पीछे का ऑक्सीपिटल लोब था वो तो काफी विकसित था। वो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते थे, और देखने के अनुसार अपने हाथ के मूवमेंट को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे। बट इनका जो फ्रंटल लोब है, जैसे हम होमो सेपियंस का फ्रंटल लोब्स बहुत विकसित है, हम इमेजिन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, वैसा इन निएंडरथल ह्यूमंस का नहीं था। क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड वातावरण में रहते थे, इसलिए इनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी। ये आपस में ही इंटरब्रीड करते थे, अपने फैमिली में ही ब्रीडिंग करते थे, इसीलिए इनमें बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां थी। और लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस भी इवॉल्व हो चुके थे। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर यूरोप आने लगे तो इन्हें होमो सेपियंस से बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलने लगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्हें बहुत दिक्कत होने लगी, और यही सब कारण था, इंटरब्रीडिंग वगैरह, क्लाइमेट चेंज और होमो सेपियंस से चैलेंजेस के कारण से, कंपटीशन के कारण से होमो निएंडरथैलेंसिस एक्सटिंक्ट हो गए। देखिए, साइंटिस्ट को चैलेंज तब मिलता है जब 2008 में रशियन पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रशिया के साइबेरिया में मौजूद एक गुफा के अंदर से उन्हें एक छोटी सी उंगली का बोन मिलता है। अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ये एक होमिनिन का फॉसिल है, एक ऐसे होमिनिन का फॉसिल जो कि एक बहुत ही एडवांस स्पीशीज था होमोजीनस का। ये बहुत हद तक सिमिलर था निएंडरथल ह्यूमन से, और ऐसा भी पाया गया है कि ये जो फॉसिल पाया गया था होमिनिन का, इसका इंटरब्रीडिंग भी होता था निएंडरथल ह्यूमंस के साथ। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं है, पर इसे डेनिसोवियन का नाम दिया गया, एक अलग स्पीशीज होमोजीनस का ही। ये आज से लगभग 3 लाख साल पहले से लेकर लगभग 25,000 साल तक रहे, और अध्ययन में ये सामने आया है कि आज के मॉडर्न साउथ ईस्ट एशियन में इन डेनिसोवियंस के जीन्स प्रेजेंट हैं, और आज के मॉडर्न यूरोपियन में लगभग 2% के आसपास निएंडरथल ह्यूमंस के जीन्स
मौजूद हैं। पूरी तरीके से इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है क्योंकि अभी बहुत ही लिमिटेड फॉसिल्स मिले हैं। अभी बहुत कुछ जानना है। होप निएंडरथल ह्यूमंस और डेनिसोवियंस को हम इस वीडियो में समझ सके हैं, जो कि होमो सेपियंस के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव थे। इससे पहले कि हम ये जान सकें कि होमो सेपियंस इस धरती पर कैसे आए, कैसे वो पूरे धरती पर फैल गए जो हम आजकल के मनुष्य हैं होमो सेपियंस, उससे पहले हमें कुछ ऐसे स्पीशीज के बारे में जान लेना होगा जो होमो सेपियंस के टाइम फ्रेम में ही थे, अभी रिसेंटली ही डिस्कवर्ड किए गए हैं, पर जिनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। देखिए, ऐसा ही एक स्पीशीज है होमो जीनस का, जो कि अभी हाल ही में डिस्कवर्ड किया गया है साउथ अफ्रीका में 2013 में। नाम इसका दे दिया गया है होमो नलेडी का। इसका ब्रेन लगभग 550 से 600 सीसी तक था। रिस्ट और लिम्ब का जो शेप है या कहिए जो बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह मिलता है इसका। इसके फॉसिल्स बताते हैं लगभग 2000 रिमेन्स मिले हैं इसके साउथ अफ्रीका के एक केव में, और ये आज से लगभग 3.5 लाख साल पहले से लेकर लगभग 2.5 लाख साल पहले तक था। ये जो होमो नलेडी है इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, 4 फुट 9 इंच थी, और कुछ रिसर्च तो ये भी बताता है कि ये आग का भी इस्तेमाल कर सकता था। कैसे, किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि इसके ब्रेन का साइज तो काफी छोटा है, मात्र 500 से 600 सीसी तक ही इसके ब्रेन के साइज का अनुमान लगाया गया है फॉसिल्स के थ्रू। लेकिन ये काफी हद तक आजकल के मॉडर्न ह्यूमन से बहुत मिलता जुलता भी है। इसमें लो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मतलब जो आदमी और औरतें हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखा गया है। इसके जो स्कल का शेप था काफी डिराइव था, ऊपर उठा हुआ, कर्व्ड, पैर बिल्कुल ह्यूमंस की तरह हैं आजकल के, लंबे लंबे अंगूठे हैं। कुल मिला के ये एक मोज़ाइक होमिनिन था जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेट्स ऑफ जीन्स थे अलग अलग स्पीशीज के। इसी तरह 2003 में कुछ फॉसिल्स मिले हैं इंडोनेशिया में एक ऐसे ह्यूमन का जिसका दिमाग का साइज काफी छोटा था, लगभग 380 सीसी का, और इसका हाइट भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। ये जो होमोजीनस है इसे नाम दे दिया गया है होमो फ्लोरिसियंसिस का, और ऐसा माना जाता है क्योंकि ये एक इंडोनेशिया के छोटे से द्वीप पे रहते थे, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इनकी जो हाइट है वो काफी छोटी रह गई। लगभग 3 फुट 8 इंच तक इनकी हाइट होती थी। जब कोई जानवर बहुत लंबे समय तक किसी छोटे से आइलैंड में आइसोलेटेड हो जाता है, वहीं पर ब्रीडिंग करता है, वहीं में छोटे से इलाके में सिकुड़ कर भोजन करता है, ये सब करता है, तो उसकी हाइट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। उसकी बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो रिड्यूस होने लगता है, छोटे जानवर बड़े होने लगते हैं, जिसे इंसुलर ड्वार्फिज्म या फिर आइलैंड ड्वार्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसी कारण से ये जो होमोजीनस था ये छोटे सा ही इवॉल्व हो गया। लगभग आज से 50,000 साल पहले तक तो ये थे, लेकिन इसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और लगभग इनका जो शुरुआत है अभी कंफर्म तो नहीं, लेकिन 2 लाख साल पहले ये पृथ्वी पर इवॉल्व हो चुके थे। तो यही 2 हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता था। आज से 3 लाख साल पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशीज होमोजीनस का इस प्लैनेट अर्थ पर इवॉल्व हो चुका था, जिसे हम लोग कहते हैं होमो सेपियंस। आज यही होमो सेपियंस पूरी दुनिया भर में राज कर रहे हैं। न जाने कितनी जगहों पर सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश किया, चंद्रमा पर चले गए, स्पेस में चले गए, और अब मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होमो सेपियंस की ही। ये होमो सेपियंस आज से लगभग 3 लाख साल पहले इवॉल्व हो चुके थे अफ्रीका में। इसका जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो मिला है नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को में। मोरक्को में एक जगह है जबेल अरहूद, वहां पर एक 3 लाख साल पुराना स्कल मिला, जिसका अध्ययन करने पर यह पता लगा कि ये जो स्कल है इसका शेप ग्लोबुलर है, इसमें वॉल्टेड फोरहेड है, इसमें एक चिन्ह है। जब जेनेटिक अध्ययन किया गया तो पाया गया ये काफी हद तक आजकल के ह्यूमन से बहुत हद तक सिमिलर था। बस इसमें इतना था कि इसका जो ब्रो रिज है वो काफी बड़ी और चौड़ी थी। ये बात और भी ज्यादा पुष्ट तब हो गई जब इथियोपिया के ओमो के बीच में एक 2 लाख साल पुराना फॉसिल और मिल गया, जो बिल्कुल जबेल अरहूद वाले फॉसिल से सिमिलर था। ग्लोबुलर हेड, चिन, वॉल्टेड फोरहेड, छोटे छोटे दांत, ये सब होमो सेपियंस के ही लक्षण थे। शुरुआती दौर में जब होमो सेपियंस इवॉल्व हो ही रहे थे, तब उसी टाइम फ्रेम में यूरोप में होमो निएंडरथैलेनेसिस और साइबेरिया वाले इलाके में डेनिसोवियंस रहते थे, जिसके बारे में मैंने भी पिछले वीडियो में बता रखा है। लगभग 70,000 साल पहले ये होमो सेपियंस अफ्रीका को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट होने लगे, जैसे यूरोप में, एशिया में। लगभग 55 से 60,000 साल पहले ये एशिया में पहुंच चुके थे। आज से 50,000 साल पहले ये जावा इंडोनेशिया के रास्ते होते होते ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। 45,000 साल पहले ये यूरोप में पहुंच गए। 25,000 साल पहले ये रशिया में पहुंच गए, और लगभग 12,000 साल पहले आज से ये न्यू वर्ल्ड में पहुंच गए। न्यू वर्ल्ड कौन?
अमेरिकाज का इलाका न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ये आग को बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज कर सकते थे। खाना पकाना, प्रोटेक्शन, आग के थ्रू रोशनी का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीजें, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते थे, वो भी बहुत ही वाइड रेंज में, छोटे बड़े टूल्स, काटना फाड़ना चीरना, बहुत सारी चीजें। कपड़े पहनते थे खुद को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए और छोटे छोटे जीवों से बचाने के लिए। फैमिली बना कर रहते थे, किसी को कुछ हो जाए तो उसकी रक्षा करते थे। उनका अंतिम संस्कार करते थे, ये उन्हें दफनाते थे। अगर अपने किसी बच्चे को चोट लग जाए या अपने किसी को भी चोट लग जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी चिकित्सा करने के लिए आसपास छोटे मोटे पत्तियों का इस्तेमाल भी करते थे। ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ। और ये दीवारों पर पेंटिंग्स भी करते थे। हालांकि माना जाता है कि निएंडरथल होमो सेपियन से भी बहुत अच्छी तरीके से दीवार पर पेंटिंग्स बना पाते थे। इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि यूरोप में होमो सेपियंस निएंडरथल ह्यूमंस के साथ मिक्स हो गए और इसी मिक्सिंग के साथ ही निएंडरथल ह्यूमंस धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि पहले वो अपने ही फैमिली में इंटरब्रीड करते रहते थे। उन्हें होमो सेपियंस की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस मिलने लगा था। उनका वातावरण बहुत ठंडा था। इन सब कारण से निएंडरथल तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन जो ज्यादा एडवांस और स्मार्ट स्पीशीज थी होमो सेपियंस, वो सरवाइव कर गई। और तो और डेनिसोवियंस भी होमो सेपियंस के साथ ही मिलकर खत्म हो गए और लास्ट में केवल ये होमो सेपियंस ही बचा। पूरे दुनिया भर में जब ये फैल गए, अलग अलग नदियों वाले इलाके में जब जाने लगे, तो ये सिविलाइजेशन बिल्ड करने लगे। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, इंडस वैली चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सब ये बसाना शुरू कर दिए। और जब एक बार सिविलाइजेशन आई तब फिर क्या था, ह्यूमन का ब्रेन बिल्कुल स्काई रॉकेट आगे बढ़ने लगा। अब तो एआई का जमाना आ गया। माना जाता है कि आज से कुछ लाख साल पहले होमो सेपियंस के अंदर एक ऐसा जीन म्यूटेशन हुआ जिसके वजह से इनके अंदर न्यूरॉन्स को पोषण देने वाले ग्लियल सेल की डेंसिटी डबल ट्रिपल्ड हो गई। वो जीन म्यूटेशन दरअसल लाइसिन टू आर्जिनिन जीन म्यूटेशन कहा जाता है। इसी की वजह से ये ज्यादा इंटेलिजेंट रह पाए और निएंडरथल ह्यूमंस धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। एक काम करते हैं, होमो सेपियंस को ढंग से समझते हैं, इनके बारे में अलग अलग जीन्स का अध्ययन भी करेंगे, लेकिन अगले आने वाली वीडियोस में।